नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार राजा, जैन आर के बी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और प्रदीप जी आज बड़े हैंडसम लग रहे हैं, देखिए क्या पहना हुआ उन्होंने, देखो साहब, बिल्कुल बिल्कुल आमिर खान की तरह लग रहे हैं। फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। वो क्या, वो कौन सी पिक्चर थी उनकी, वो जो जिसमें वो नसीरुद्दीन शाह साहब विलन का रोल प्ले करते हैं? I remember Three Idiots. Oh, that was a great film. Yes, Three yes. Idiots. There's been no film like that ever. ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बनी साहब। आई थिंक जबरदस्त फिल्म है। लेकिन फिल्मों की बात छोड़िए, अभी क्या हो रहा है, ये तो फिल्मी स्टोरी हो गई सर। बीएमसी के जो चुनाव है हमारे, Yes, yes. राज ठाकरे साहब कह रहे हैं कि जब तक कि आप वोटर्स लिस्ट अपडेट नहीं करेंगे हम चुनाव नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे जी भी वही कह रहे हैं, एनसीपी भी वही कह रही है, शरद पवार साहब वाली। और तो और छोड़ो, कांग्रेस भी वही कह रही है। और तो और छोड़िए, आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा है, Yes, yes. देवेंद्र फडणवीस साहब ने, यार वोटर्स लिस्ट को तो अपडेट करो। अब I don't understand. Election Commission, how can you go ahead with the polls where the voters list themselves are suspect? That is one. Yes, yes. Number two, आज जो मोदी जी ने कहा है, कभी कभी मुझे लग रहा है मोदी जी मतलब इनएडवर्टेंटली भी कभी कभी ठीक बोल जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में बम फूट रहे थे पाकिस्तान में और दर्द यहां पर हो रही थी ऑपोजिशन को। मतलब I don't understand. But actually it is absolutely true. It is absolutely true because it is the opposition that kept asking various questions. कितने प्लेन गिरे, कितने राफाल गिरे, कितने सब कुछ गिरे। आप अपने इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ से भी मतलब आप मुतफिक नहीं हैं, आप मतलब उनकी भी बात नहीं मानते। अजीब मसला है। Coming to the first point, जब आपने कहा कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जी, शरद पवार जी, सब कांग्रेस विरोध कर रहे, इलेक्शन पहले अपडेट कीजिए, लिस्ट सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद आज आशीष शेलार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जी। उन्होंने भी कहा कि देखो, आप हिंदू और दलित वोटर्स के बारे में उद्धव जी, राज जी वगैरह बात कर रहे हैं, मुसलमान वोटर्स भी है जो डबल है। तो अगर सब मानते हैं कि वोटर लिस्ट इरेगुलर है, देन हाउ कैन यू गो विद इलेक्शंस? बट उनका एक कहना है कि आप साउथ में विरोध कर रहे हो एसआईआर का और यहाँ पर कह रहे हो एसआईआर ले लो। सर साउथ में विरोध सिर्फ डीएमके कर रहा है ना, और तो कोई नहीं कर रहा ना। बट वही, बट डीएमके इज इंडिया अलायंस पार्टनर, दैट्स व्हाट आशीष शेलार सेज, दैट साउथ में आप सब, आपके घटक दल जो भी है वो विरोध कर रहे हैं और यहाँ आप कह रहे हैं कि एनफोर्स करो। तो ये दोगला नीति क्यों जी? सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट दे हैव टू आंसर। इफ एसआईआर हैज टू बी डन ऑल ओवर द कंट्री, इट हैज टू बी डन ऑल ओवर द कंट्री। If there are omissions and commissions all over the country, that has to be rectified. But the fact is, there is a problem with the voters list. There is no doubt about it. When the chief minister himself says that there is a problem, so जो भी हो, why just Muslim voters or Hindu voters or Sikh voters or Maharashtrian voters or any other voters? सीधी सादी बात है, आप अपडेट कीजिए। अगर किसी का नाम दो जगह है या तीन जगह है, उसको हटाइए वहां से, सीधी बात है प्रदीप जी। इसमें तो कोई, आई डोंट थिंक इट्स रॉकेट साइंस। इट इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स यू आर वायलेटिंग सम अदर सिटीजन राइट। अगर किसी का नाम 3 जगह पर है या 2 जगह पर है, मतलब के एक जिस आदमी का वोट सिर्फ एक ही जगह पर है, उसके हक को आप वायलेट कर रहे हैं। सीधी सादी बात है ना सर, ये तो गलत है। If and the point is everybody agrees there's anomalies. So Yes. if everybody is agreeing, including the ruling parties, So then how can you go ahead with that? So what is the problem with the election commission? Election commission को क्या हो गया है? मतलब कि it's a matter of what? Ego क्या है कि भाई जो हमने कह दिया तो कह दिया, तक लिया, बस हो गया, ठीक है? आशीष शेलार कह रहे हैं हमने लेटर लिखा है ईसी को, हम भी गए ईसी के पास कि आप इलेक्शन लिस्ट को स्टेरिलाइज करें, सैनिटाइज करें। That's right. हम कोर्ट में भी हम गए। तो आई डोंट नो इफ एवरीबडी इज एग्रीइंग टू इट, देन यू नो हाउ इलेक्शन कमीशन इज नॉट agreeing and not acting on it. जी, दुरुस्त बात है, but this is sad. Whatever is happening is. But the very fact that SIR was not included in Maharashtra is a big problem. Why is not included in Maharashtra? When everybody says that, अभी क्या politics चल रहा है, it is, but जिस प्रकार से चल रहा है कि everybody accepting that there is a total voter list में anomalies है और उसके बाद rectification के बाद नहीं हो रहा है, then it talks about. In any event, आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। To all of viewers in China, ni hao. To all of viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Habari yako jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, that's right. And to all of viewers in Kerala, swagatam. To all of viewers in Tamil Nadu, vanakkam.
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. As Pradeep ji always says, fastest growing channel. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Click to that icon That's to right. subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, fastest growing channel of the nation. 6 million subscribers as on today. As of today, and Yes, we you always give you all the news, even news which is not fit to be given. We always give you that. Even when you don't want to hear it, we make you hear it. Let's be very clear. Because we only promote one agenda, which is the truth. Nation first, and whatever is the truth is the truth. जो सच है भाई वो सच है आपके सामने. और प्रदीप जी जो मोदी जी ने कहा ना, very frankly speaking, I tend to agree with Modi. I mean, irrespective. वो ठीक है, आज तो लोग कहेंगे तूने तो भगवा ही पहन लिया है. लेकिन साहब सीधी सादी बात है, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई बम फूट रहे थे पाकिस्तान में, तकलीफ आपको यहाँ पे हो रही थी, तो उसमें गलत क्या है? आपको तकलीफ हो रही थी ना, ऐसी क्या बात है? मतलब this is sad, yeah. Whatever had happened was sad. Where is the old Congress party? I can't figure that out. I mean, what is the matter with the Congress party? Very strange. राष्ट्रहित किसी को मन में नहीं है, बस पॉलिटिक्स खेलना है जी. पॉलिटिक्स इज अबाव. अगर देश हित में कोई जीत रहे, ऑपोजिशन इज गोइंग टू टेक अ डिफरेंट स्टांस. दैट्स व्हाट एवरीथिंग इज कमिंग आउट. जब मोदी जी कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान नाखुश थे, कांग्रेस नाखुश थे, एंड पूरे राष्ट्रीय जनता दल, इनफैक्ट आरजेडी वाज नॉट हैप्पी बिकॉज द इलेक्शंस आर इन बिहार. ही पॉइंटेड आउट आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी खुश नहीं थे, न कांग्रेस खुश था और न पाकिस्तान खुश था. सो दे ऑल इन वन ब्रैकेट एज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी. But it is not untrue कि जो पाकिस्तान की लाइन है ऑपरेशन सिंदूर पे, you could hear echoes of it in the opposition. सीधी बात है यार. Rightfully speaking, the opposition should be talking about the price rise. They should be talking about unemployment. और जैसे हमारे प्रोफेसर राकेश प्रजापति जी हर बार पॉइंट आउट करते हैं कि भाई अयोध्या में आपने इतना बड़ा महादीपोत्सव बनाया और अयोध्या के कुम्हारों से आपने एक भी दिया नहीं खरीदा. ऐसी आप बात करें? जो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला जा रहा है, इतने राफाल टूटे, आप वो बात कर रहे हैं. In any event, I mean, this is very strange. You know, one interesting footage, I think, आजकल में था, इट्स वेरी वायरल. राहुल गांधी जी बेगूसराय के एक पॉन्ड में, जी, तालाब में खुद जाता है और तैरते हैं और मछली पकड़ते हैं. That is fantastic. I mean, वो पूरे सीन, if our engineering can actually get it from his Twitter or something. राहुल गांधी बेगूसराय में कूदता है एक पॉन्ड में, and I wonder why मछलियों के बीच में. I wonder why the PCR is not using breaking news at all. I have sent about 4 or 5 और अभी तक आप यूज ही नहीं कर रहे. क्या हो गया भाई? सिस्टम्स डाउन है क्या सारे? क्या हो गया? What is the matter with you guys? I don't understand this. Why do I have to give you instructions on air? अरे भैया क्या सो गए सब? लग रहा है मुझे. I think they've all gone to sleep. Are the systems down? Why aren't you using breaking news? Breaking news ये है कि आशीष शेलार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बीजेपी के द्वारा और ये कहा कि हम भी खुश नहीं है वोटर्स लिस्ट से. ये कहा, लेकिन साथ में बाकी विपक्ष जो है उनसे पूछा भी कि तमिलनाडु में आप एसआईआर अपोज कर रहे हैं और महाराष्ट्र में आप एसआईआर चाहते हैं. ये क्या है भाई? बिल्कुल दुरुस्त बात है. और मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ऑपोजिशन इतनी डिस्टर्ब क्यों थी? पाकिस्तान डिस्टर्ब था, ये भी डिस्टर्ब थे. सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. I really don't understand. I mean, maybe everybody's gone to sleep. Do we have any guests with us? I believe we have got a great panel of guests today. At least that's what I was told. Do we have anybody with us? We have everybody. All three of them. And why wasn't I informed about it? Has everybody gone to sleep? What happened? अरे अली दारूवाला साहब कैसे हैं सर? How are you? Good evening. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. Jai Siya Ram. How are you sir? And Nizamuddin Rahim साहब, क्या बात है सर? क्या बात है सर? अल्लाह मिलाए जोड़ी. निजामुद्दीन रहीम साहब और अली दारूवाला साहब, वाह मजा आ गया सर. आज शो में मजा आने वाला है. फिर निजाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और बधाइयों से प्रोफेसर राकेश प्रजापति साहब. प्रोफेसर प्रजापति साहब, हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? शुक्रिया साहब. आई एम फाइन एंड यू सर? हम लोग तो बहुत ही अच्छे रहते हैं. जब आपकी शक्ल दिख जाती है तो बहुत बढ़िया हो जाता है वैसे भी. और आपके वजह से ये प्रजापति का एक आंदोलन सा हर दिन सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं. जो आपने फ्रंट लिया है कि प्रजापति समाज को जस्टिस, न्याय दिलाने का. अब
बहुत सारे न्यूज प्रजापति समाज के कंटिन्यूस आ रहा है इन सोशल मीडिया। फैंटास्टिक। राकेश प्रजापति साहब, मैं आपको सच बताऊं, आपके शो में आने के पहले मुझको खुद को मालूम नहीं था कि प्रजापति समाज यानी कुम्हार समाज की इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। ये तो आपने आकर के इस पर रोशनी डाली कि भैया 1936 से लेकर के आज तक और उसके बाद 1954 या 56 में जो प्रजापति समाज के साथ अन्याय हुआ है वो आज तक कंटिन्यू कर रहा है और उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है, ना ही कोई देख रहा है। और दूसरी चीज, अब तो कंफर्म हो गया प्रजापति साहब, ये सुनने वाली बात है। निजाम साहब सुनिए, ध्यान से सुनिए, दारोगा साहब आप भी सुनिए। सर, अयोध्या में महादीपोत्सव हुआ जिसमें अयोध्या नगरी जो है it entered the Guinness Book of World Records for the maximum number of oil lamps at one particular point of time। और ये सर सारे दिए जो हैं अयोध्या से कोई दिया नहीं खरीदा गया। ये क्या है यार? प्रजापति साहब अब आप बोलें। जब एनसीआरबी के डेटा को लेकर के जब बात होती है, मैं जब अपने ट्विटर अकाउंट पे यानी एक्स अकाउंट पे डालता हूं या थ्रेड्स पे डालता हूं तो लोग बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कहा अच्छा जी, मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो स्टैटिस्टिक रिसर्च ब्यूरो जो एनसीआरबी जो है वो तो भारत सरकार का है भाई, वो तो गृह मंत्रालय का है। तो आप अमित शाह जी से बात करें, उनको बोले कि भैया आप झूठे आंकड़े क्यों दे रहे हैं। प्रजापति साहब आप बताएं प्लीज, गो अहेड सर। जी, राजीव जी और प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का कि आपने प्रजापति समाज के मुद्दे को इतना घी में आग में जो है घी डालने का काम जैसे किया जा रहा है उस तरीके से आप लोग भी कर रहे हैं और हमारे इस मुद्दे को लगातार ज्वलंत बनाए हुए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अयोध्या के दीपक वाली में बता रहा हूं कि इस बार जो है लगभग बताए जा रहे हैं कि 26 लाख दीपक जलाए गए। लेकिन अफसोस की बात यह, मैंने आपको आपके पीसीआर को उस समय पर भेजी थी पिछले लास्ट डिबेट में जब मैं आपके साथ बैठा था, और मैंने वीडियो भी भेजी थी और बाकायदा वहां के पेपर की एक कटिंग भी भेजी थी। और चूंकि भाई हम जिस जाति से हैं उस जाति से संबंध भी हमारे सब जगह होते हैं। अयोध्या के लगभग 50-100 लोगों को मैं भी जानता हूं, लगातार उनसे मैंने बात भी की उस सच्चाई पर। और सच्चाई यही थी कि राजीव जी और प्रदीप जी, इन दीपकों को वहां के लोकल कुम्हारों से, प्रजापतियों से नहीं खरीदा गया और वहां के छोड़िए उत्तर प्रदेश के भी किसी भी कुम्हार से नहीं खरीदा गया, एक भी कुम्हार से नहीं खरीदा गया। और खरीदा कहां से गया? अच्छी बात है, गुजरात से खरीदा गया, गुजरात से, क्योंकि गुजरात वाले भी अपने भाई हैं। लेकिन मैं आपको जो अगली बात बताने जा रहा हूं वो अचंभित करने वाली है। आप गुजरात से जिससे खरीदा गया, उस जो फैक्ट्री चला रहा है गुजरात की, जिससे दीपक खरीदे गए, वो फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति कुम्हार जाति का नहीं है। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। यानी कि आप समझिए, जो कुम्हार का व्यवसाय है, कुम्हार का रोजी का धंधा है, आप लोग झूठी वाहवाही लूटने के लिए कि हम वहां पर दीपक जलाएंगे, कुम्हारों को पैसा मिलेगा। लेकिन कुम्हारों को मिला क्या? कुम्हारों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की स्थिति ये बन चुकी है। सारे टेंडर होंगे तो गुजरात के होंगे, सारी फैक्ट्रियां होंगी तो गुजरात की होंगी, सारे रोड पड़ेंगे तो गुजरात के लोग डालेंगे। उत्तर प्रदेश में ही भी आज गुजरात लॉबी पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। राजीव जी, बड़ा दुख हुआ जब मैंने ये बात सुनी, और मैं जब इसकी तह तक पहुंचा तो वास्तविकता यही निकली कि 26 लाख दिए जो बताए जा रहे हैं उसमें से मुश्किल से 1-8 लाख वहां से लोकल से उठाए गए। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत राजीव जी ये हुई है कि वहां के जो कुम्हारों ने जो दीपक बना करके स्टॉक रख लिया था, क्योंकि आप जानते हैं दीपावली आती है तो सबको पता था लोकल के कुम्हारों को वहां को कि यहाँ से आपकी बात दीपक हमसे उठाए जाएंगे। किसी को ये विश्वास था कि हमसे 2 लाख उठाए जाएंगे तो उसने 3 लाख का इंतजाम करके रख लिया। किसी ने सोचा था 1 लाख उठाए जाएंगे तो उसने 1.5 लाख का इंतजाम करके रख लिया। अब आप बताइए, गरीब किसान जिसने 3 लाख दीपक का इंतजाम कर लिया होगा, क्योंकि आज मिट्टी फ्री में नहीं मिलती है, उसको जलाने के लिए ईंधन फ्री में नहीं मिलता है, और मेहनत रही वो अलग,
तो आप सोचिए वो किसान कर्जे में कितना डूबा हुआ है, कितना परेशान वहां पर है। जी प्रजापति साहब, आरएसएस एक विषय है, दारूवाला साहब आरएसएस से संबंधित है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि आरएसएस का बैन सरदार पटेल ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी अगर सरदार पटेल का इतना जबरदस्त तरीके से सत्कार और याद कर रहे हैं, तो आरएसएस के बैन के बारे में भी समर्थन कीजिए। तो किस प्रकार से क्या आरएसएस को इस चीज में खींचना ठीक है, और खास करके अखिलेश यादव जी आरएसएस का आलोचना करना? प्रजापति साहब, डॉक्टर प्रजापति जी, प्रदीप जी, दारूवाला जी, मुझे एक बात बता दें, आज बैठे हुए हैं डिबेट में, ये उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ठेके पर प्रदेश अध्यक्ष चल रहा है इनका काफी समय से। देश में जेपी नड्डा का कार्यकाल कब खत्म हो चुका है? लगभग 1-1.5 साल खत्म हो चुकी है। आज तक ये राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रहे हैं? 1-1.5 साल से क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ये पूछूंगा, ये जरूर इसका जवाब दें। इसका जवाब यही है कि आरएसएस के बिना भाजपा की कोई हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाला कोई संगठन है वो आरएसएस है, और ये वही आरएसएस है जो इसने नागपुर में आज तक अब जरूर तिरंगा फहराने लगे हैं, जिन्होंने कई सालों तक 70-80 सालों 90 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। यानी कि ये भारत के संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। तो आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। जब सरदार पटेल जी, जिन्होंने पूरे देश को एकीकरण किया, बहुत सारी 500 के आसपास जो रियासतें थी, उन रियासतों को एक करके जिसे अखंड भारत कहते हैं वो बनाने का कार्य किया, तो सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। तो निश्चित रूप से जो है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप समझ लीजिए आरएसएस पर बैन लगेगा। सर, लेकिन जहां तक आरएसएस का सवाल है, उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट आती है प्रजापति साहब, वो ये आती है कि उस वक्त प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे या ऑर्गेनाइजेशंस पे या घरों पे तिरंगा फहराना वर्जित था। ये तो वो आपके क्या है, पवन बंसल हैं कि जिंदल हैं, जो भी है, वो एक प्रपोजल लेकर के आए, रेजोल्यूशन लेकर के आए, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर वो पास हुआ। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 1998 में, उन्होंने एक फिर हुक्म दिया कि भाई आरएसएस के हेडक्वार्टर्स से अब से आप तिरंगा झंडा फहराइए। सो 1998 से फिर आ रहे हैं। पर एनीवे दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन प्रजापति साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी पर्सनली, मेरे लिए पर्सनल बहुत वो है। अब वो क्या है कि जिसका जिक्र आपने किया था कि कोई बच्चा था जो नोएडा में अपना जन्मदिन मना रहा था, दलित था, उसको मार दिया गया। अब वो पहले जो खबर आई थी वो ये आई थी कि वो दलित बच्चा था और अपर कास्ट ने मार दिया उसको। अब सरकार ये कह रही थी कि मीना जात के कुछ बच्चे थे जिन्होंने जाकर के दलित बच्चे को मार दिया। अब मीना जो है अपने आप को दलित से ऊपर समझता है, तो कास्ट क्राइम तो अपने आप हो गया ना सर। अब आप बोलें सर प्रजापति साहब प्लीज। देखिए राजीव जी, जी एक्चुअली है क्या, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं तो इस चीज को बड़ी क्लेरिफाई करके बोलना चाहता हूं। ये देश बड़ी विविधताओं का देश रहा है, बहुत सारी विविधताओं का देश रहा है। यहाँ पर एक जाति में तो वर्ण में तो छुआछूत थी, ब्राह्मण, वैश्य और बनिया और शूद्र, इन सब में क्षत्रिय, इन सब में तो आपस में छुआछूत थी, इन सब में तो रोटी बेटी का संबंध था ही नहीं था। लेकिन इसके साथ ही साथ एक ही जाति में, अब यहाँ पर आ जाइए, अगर पिछड़ा वर्ग को ले ले तो पिछड़ा वर्ग में भी सैकड़ों कई जातियां ऐसी हैं जो अन्य ओबीसी के मोस्ट बैकवर्ड क्लास के यहाँ छुआछूत की स्थिति थी। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट में आ जाइए तो शेड्यूल कास्ट में भी कई जातियां ऐसी हैं जो वाल्मीकि के घर खाना नहीं खाएंगी। अब और इसको अंदर आ जाइए सर, ये तो बड़ा देश विविधताओं का देश है। यहाँ तक कि एक ही जाति के अंदर भी रोटी बेटी का संबंध नहीं होता था, क्योंकि वहां उनको गोत्र में उपजातियों में बांट दिया गया था। हमें इन सब चीजों से, इस देश की तरक्की के लिए हमें इन चीजों से सबसे निकलना होगा, हमें इन सब चीजों से आगे बढ़ करके सोचना होगा, तभी इस देश की तरक्की होगी। करेक्ट, आई एग्री विद यू सर। और निजामुद्दीन रहीम साहब, निजाम साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो 5 या 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो इन ऑल लाइकलीहुड कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आपको आवाज आ रही है सर?
जी आपको आवाज आ रही है ना, क्योंकि आप अपना ईयरपीस टच कर रहे थे। वो संज्ञान ये लगाया जा रहा है कि शायद आचार संहिता लग जाएगी 5 या 6 तारीख को, और उसके बाद मतलब चुनाव दिसंबर के करीब जो है अनाउंस कर दिए जाएंगे। जबकि आज आशीष शेलार साहब ने खुद कहा है कि बीजेपी को भी प्रॉब्लम है वोटर लिस्ट से। बीजेपी भी कहती है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है भाई। तो मेरा ये कहना है, जब भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, एनसीपी भी, अपने एमएनएस भी, यूबीटी भी, तो फिर ये क्या है? मतलब इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये हुआ। निजामुद्दीन नईम साहब। सर, इलेक्शन कमीशन की जो काम है वो आप देख ही रहे हैं पिछले 1-1.5-2 सालों से। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बेलगाम जोर से बोलें, जोर से। वो अपनी मर्जी का मालिक ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा है ही नहीं जी। ये सारा का सारा प्रायोजित है बीजेपी के थ्रू हुई। जो सरकार सेंट्रल में बैठी है वो उनको लेकर आई, गुजरात कैडर से उठा के लाई, उसके बाद उनके जो असिस्टेंट रिटायर हुए उनको भी गुजरात कैडर से लाई। तो ये सब प्री प्लान्ड है। और ये जो कह रहे हैं हमारे आशीष शेलार जी मंत्री महोदय, ये भी फ्रॉडगिरी है। अगर उनको कहना क्या, उनकी सरकार है केंद्र में, चुनाव हटाइए, लागू करिए कि हम इसको लागू करेंगे और जब तक ये नहीं हो जाएगा हम चुनाव कराने नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री कैसे मानने को तैयार है? उनका मंत्री वे इस्तीफा दे, पार्टी के बैनर पर आके बात करे ना। अगर सरकार का मंत्री उसकी सुनी नहीं जा रही है तो वहां क्या कर रहा है? पानी भरने के लिए गया है? अगर मंत्री महोदय का ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी है, इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने जस्टिफाई कर दिया ना देश में कि ये सारी गड़बड़ियां हैं। और जब अगर सारी गड़बड़ियां हैं और खुद जो है बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है, तो इलेक्शन कमिश्नर तो उनका चमचा है, तो उसको रोक कर उसको फिट कराएं। उन्होंने कहा और एक चिट्ठी तरफ लिखी है सर उन्होंने। प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं और एक तरफ जो है उनकी सरकार खुद और सारे अपोजिशन रोड पर हैं, रोड पर कह रहे हैं साहब ये तो बोगस है। और उन्होंने दिखाया, मैं तो दूसरे छोटे मोटे वोटर्स की बात नहीं करता, खुद उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम का फर्जी वोट और उनके यहां से उनके एड्रेस पर रजिस्टर्ड हुआ मोबाइल नंबर बोगस है। इससे ज्यादा घटिया बात क्या होगी सर? जी। ये तो तमाशा कर रहे हैं ना, निजामुद्दीन या आप साहब चिढ़ा रहे हैं या तमाशा कर रहे हैं। तुष्टीकरण आशीष शेलार ने कहा, तुष्टीकरण सुनिए ना, आशीष शेलार ने कहा, आशीष शेलार ने क्या कहा सुनिए। आशीष शेलार ने कहा कि कांग्रेस, राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी यही हाईलाइट कर रहे हैं कि हिंदू और दलित इनका डबल वोटर जिधर है वो कर रहे हैं, वो आपने हाईलाइट कर दिया। पर तुष्टीकरण इसलिए कि मुस्लिम जहां डबल है वो आपने हाईलाइट नहीं किया। किस प्रकार से स्टेटमेंट आशीष शेलार का देखते हो? आपने खुद देखा किस प्रकार से आशीष शेलार का स्टेटमेंट एक राज्य के मंत्री की हैसियत से देखना चाहता हूं, तुष्टीकरण की हैसियत से नहीं देखना चाहता। तुष्टीकरण में ये पैदा हुए, इसी में मर जाएंगे जितने हैं। सिर्फ इनके पास एक शब्द है तुष्टीकरण का। तुष्टीकरण के अलावा इनके पास कोई शब्द है क्या? अगर वो फेलियर हैं तो उनकी गवर्नमेंट है ना सर, कांग्रेस की गवर्नमेंट तो है नहीं कि मान नहीं रहे उनकी बात। तो निकम्मी है सरकार ऐसी। राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए अगर उसका मंत्री अपनी सरकार पर विश्वास नहीं कर रहा है, केंद्र की अपनी सरकार पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो प्रेसिडेंट महोदया से मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर मंत्री को लगाइए काम पर। निजाम साहब, जो अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सर उसको सर एक सेकंड जो प्रदीप जी ने आपसे पूछा जरा विस्तार से आपको बता दूं। आशीष शेलार साहब ने कहा है कि कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स के 3-4 जगह पर नाम हैं, और इस विषय के बारे में आशीष शेलार साहब ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन को लिखा है। अब आप बोले सर प्लीज। सर हम तो वही कह रहे हैं ना कि हमने तो आपको उदाहरण दिया कि वो उनको मुस्लिम के अलावा दूसरा याद नहीं आता कि कहां गलत है कहां गड़बड़ है। उसके अलावा भी तो उनको दिखना चाहिए ना। वो राज्य के मंत्री हैं, सिर्फ हिंदुओं के मुख्य मंत्री नहीं है, वो मुसलमानों के भी मंत्री हैं ना। जी है। तो अगर उनको एक चीज दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये थर्ड क्लास गिरी है इनका। दूसरी चीज, एक मैंने आपको एक उदाहरण दिया और ये उदाहरण नहीं, ये सच्चाई है। बाला साहब के सुपुत्र जो हमारे नेता हैं राज्य में, मुख्यमंत्री रहे हैं, उद्धव साहेब ठाकरे, उनके नाम का बोगस वोटर लिस्ट में नाम है और मोबाइल नंबर फर्जी है और मातोश्री पर रजिस्टर्ड है सर। तो ये इतना घटिया गिरी करने वाले कौन लोग हैं? इसका मतलब सरकार तंत्र दबाव नहीं है उनके ऊपर, कुछ सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। तो ये ड्रामा दिखा रहे हैं अगर वो खुद कि भाई मेरी सरकार फ्लॉप है
और उनकी अपनी सरकार किसी चीज को नहीं मानती। अभी 2-3 दिन पहले जिसका इनकाउंटर हुआ, सरकार उसका पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है उसमें, तमाम बड़े अधिकारियों की बातें आ रही हैं। उसके 2 करोड़ रुपए उसने सरकार के ऊपर बांटी है, और उसका जो लेन देन हुआ है, टेबल कट, अंदर कट, वो पैसा नहीं देना पड़े उसका इनकाउंटर करवा दिया आपने। तो जांच कराइए ना सर, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं ना। जांच के लिए एसआईटी उसी दिन क्यों नहीं बिठाई आपने? चलिए सर, उसके बारे में जरा बाद में बात करेंगे। सर अभी वोटर्स लिस्ट की बात कर लें। आई एग्री सर, विद एक यू। बता रहा हूं, ये नहीं, आपकी बात दुरुस्त है सर। अरे निजाम साहब, मैं आपकी बात को कहां नकार रहा हूं। इनफैक्ट यहां तो अली दारूवाला साहब भी आपसे एग्री करेंगे कि जिस लड़के के पास एयर गन है उसको, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते थे ना, बच्चे थे ना वहां पे 17 बच्चे। दैट्स अ सेपरेट इशू, उसके बारे में बात करेंगे सर। मैं मानता हूं बात करेंगे। लेकिन अभी वोटर्स लिस्ट के ऊपर अगर हम फोकस करें तो मेरा यह कहना है कि हमारे बाला साहब थोराट जो हैं, या वर्षाताई गायकवाड़ जो हैं, या हमारे जो सपकाल जी हैं, सब मिलकर के एक बार देवेंद्र फडणवीस साहब से मिल क्यों नहीं लेते कि भाई आप भी तो कह रहे हैं कि वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है, आप बोलिए ना, आप भी बोलिए हमारे साथ आप भी अपनी आवाज जोड़िए। वोटर्स लिस्ट की प्रॉब्लम अगर है तो दैट इज नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है ना। आप बोले सर। ऐसा है कि ये जो है बाला साहब, ये अपना देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में कुछ नहीं है। ये इलेक्शन अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं चलने वाली। सर ये स्टेट मुख्यमंत्री एक मोहरा है। सर मेरी बात सुन ले, मुख्यमंत्री एक मोहरा है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो प्रधानमंत्री से कहें कि भाई ये मेरे राज्य का विषय है, हमारा मंत्री गवाही दे रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, और राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, कोई उसमें एक आध भी छूटा नहीं है। वो सारी राजनीतिक पार्टियां अगर ये बात कर रही हैं तो सरकार की जवाबदारी बनती है सबको एक टेबल पर बुलाए, इलेक्शन कमिश्नर को बुलाए और उसका बैठकर फैसला कर दे। और यहाँ पर सिर्फ एक आर्गुमेंट आएगी इसके खिलाफ कि वी आर अंडर द गन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। द पॉइंट इज, इफ ऑल पार्टीज गो टू द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द सेंटर एंड से कि भाई 31 जनवरी तक ये प्रोसेस कंप्लीट करना असंभव है, आप हमें 3 या 4 महीने का और टाइम दीजिए, आई एम श्योर द सुप्रीम कोर्ट विल लिसन। लेकिन जाना तो पड़ेगा, आई एग्री विद यू, जाना तो सर जाना तब, सर देखिए जाना तब पड़ेगा जब प्रोसेस का इशू। दूसरी चीज है कि हम, इनके पास सारे संसाधन है। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता इनकी बात कि हम सुप्रीम बॉडी है, हमको तो कह दिया गया है, तो आपके पास संसद की पूरी ताकत है ना। इस देश में दर्जनों बार पार्लियामेंट जो है स्पेशल कॉज के लिए बुलाई गई है। अब इससे बड़ा स्पेशल कॉज क्या आएगा? एक दिन का संसद डिस्कशन करो और उठाओ, सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा। प्रॉब्लम इज कि वहां पर जाकर के किसी ने अर्जी डाल दी। ये ना जाने और जाने का भी विषय नहीं आया, अभी तो सारे एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं। सर वील सी ऑन द दोगलापन, निजामुद्दीन जी, दोगलापन। आप तमिलनाडु में कह रहे कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, बिहार में पहले चिल्ला रहे थे एसआईआर नहीं होना चाहिए, और महाराष्ट्र में कह रहे एसआईआर होना चाहिए। अभी तो महाराष्ट्र का विषय उन्होंने हटा दिया है, अभी महाराष्ट्र में क्यों बहस करते हैं? आशीष शेलार ने भी ये दोगलापन, आशीष शेलार झूठ बोल रहे हैं, दोगलापन हाईलाइट कर दिया कि तमिलनाडु में एसआईआर पत्रकार एसआईआर नहीं चाहिए। सर मैं आपको जो पूछ रहा हूं, आशीष शेलार जर्नलिस्ट है कि आप जर्नलिस्ट हैं? खोजना आपका काम है। जब महाराष्ट्र में चुनाव के पहले एसआईआर का उन्होंने निकाल दिया है, उन्होंने बोला महाराष्ट्र में अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका विषय हमारे विषय से कहां टैली कर रहा है? लेकिन आप भी तो कर रहे हैं कि निकालो जोड़ो, तो एसआईआर नहीं आया ना। लेकिन जब हो ही नहीं रहा तो क्यों बहस कर रहे हैं? अरे तो चुनाव होने नहीं देंगे क्या आप? अरे जब नहीं होने देंगे वो तो विषय दूसरा है ना सर। आप देखिए, पहला सर विषय जो है, हम जो बहस कर रहे हैं जिस पर, वो राज्य सरकार का विषय है या केंद्र सरकार का? राज्य सरकार कह रही है कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री खामोश हैं और उनके पालक मंत्री मुंबई नहीं सर, मुख्यमंत्री खामोश नहीं है। मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई है जब उन्होंने दिवाली मिलन किया था पत्रकारों के साथ, मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा था कि वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है, ऐसा कहा था उन्होंने। और उन्होंने साथ में ये भी ऐड किया था जो फेक वोटर्स हैं वो सब ऑपोजिशन के लिए वोट करते हैं, ये भी कहा था उन्होंने हंसते हुए। लेकिन वो अलग बात है। निजाम साहब, इसके पहले कि मैं अली दारूवाला साहब के पास जाऊं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मान लीजिए जैसे कि अभी लग रहा है इलेक्शन कमीशन ने तो सर आज ही, फॉर एग्जांपल जैसे जिस बिल्डिंग में हम हैं, प्रदीप जी मिले, कोई 3 या 4 यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, उन सबको तो इन्फॉर्मेशन आ गई है कि भाई आप तैयार रहिए, आपको इलेक्शन ड्यूटी के लिए जाना है, दे आर ऑल रेडी सर। तो इलेक्शन कमीशन तो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन किसी की बात नहीं सुनती, वो तो कहती कि साहब मैं दिसंबर में चुनाव
कर रहे हैं हम लोग, फिर क्या करेंगे सर? जो अधिकार अपोजिशन को है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आपको दादागिरी करनी है, आपका केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, सारे लोगों को उठाइए, आप जो है एनएसए में बंद कर दीजिए और आप चुनाव करा लीजिए। लेकिन अगर आप लोकतांत्रिक देश में हैं सर, ठीक है सर, ओके, आई गेट इट, आई कम बैक टू यू बात करनी सर। सर आई प्रॉमिस आई कम बैक टू यू। अभी तैयारी की बात क्या है? चुनाव हम तो कांग्रेस तो रोज फेस कर रही है सर। सर हम तो, और आज तो फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म भी बांटे हैं, आज तो फॉर्म भी बांटे हैं ना सर आपने? नहीं, फॉर्म तो 4 दिन से बांट रहे हैं। आज हमने 227 ऑब्जर्वर भी डिक्लेयर कर दिए, हमने काम दे दिया, सब हमारी तैयारी है। लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उससे अगर सरकार भागती है तो हमारे पास जनतंत्र की ताकत है, उसका हम प्रयोग करें। राइट, सो लेट मी गो टू अली दारूवाला साहब। अली दारूवाला साहब, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, बट आई वांटेड यू टू हियर एवरीबॉडी एल्स एंड देन कम टू यू। अली दारूवाला साहब, दो चीजें हैं, एंड आई एम सो सॉरी, आई मस्ट अपोलोजाइज टू एवरीबॉडी। सबसे पहले माफी, राकेश प्रजापति साहब, आपको आवाज आ रही है सर? प्रजापति साहब, प्रजापति साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। निजाम साहब आपको आवाज आ रही है? जी। अली दारूवाला साहब आपको आवाज आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर। सो आपको माफी, सबसे पहले माफी, माई अपॉलॉजीज टू ऑल ऑफ यू, माई फॉल्ट, एब्सोल्युटली माई फॉल्ट। सर कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी, आवर गर्ल्स हैव वन द वर्ल्ड कप। सर व्हाट अ विक्ट्री यस्टरडे, अरे बाबा, मान गए सर, मान गए सर। सर 1983 में जो कपिल देव ने मेंस क्रिकेट के लिए जो किया, आज हरमनप्रीत कौर, जमीमा रॉड्रिग्स, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, हमारी जो बाकी लड़कियां, ऋचा घोष, उन सब लोगों ने सर विमेंस क्रिकेट के लिए किया है। एंड लुक एट द स्टेडियम, डिड यू सी इट? अली दारूवाला साहब, फुल स्टेडियम सर, खचाखच भरा हुआ फॉर अ विमेंस क्रिकेट फाइनल। I am so happy. Congratulations to all our girls. We are so proud of them. सर आप देखिए, इसके पहले के दारूवाला साहब आपसे सवाल पूछूं, you must hear me out. This is, I'm sure you must be loving it. Indian men's team wins the T20 World Cup. After that, the Indian men's team wins the Champions Trophy. After that, the Indian men's team wins the Asia Cup. And now our women's team wins the ODI Women's World Cup. So 4 ICC tournaments have been won by India in the last 10 months. अब दारूवाला साहब बोलेंगे ये मोदी साहब का कमाल है, निजामुद्दीन जी फिर कुछ और कहेंगे। दारूवाला साहब, मोदी साहब अपना जो है जन थोड़ी चेंज करने जा रहे हैं जी। चलिए, ऐसा है कि मोदी साहब इस देश में संभव है, अब वो चेंज नहीं करेंगे, वो महिला नहीं बनेंगे, राइट। वो पुरुष ही रहेंगे। महिलाओं ने जीता है, महिलाओं की तारीफ करिए, राष्ट्रपति को बधाई दीजिए जी, बिल्कुल। महिलाओं ने जीता, इस देश का भविष्य है महिलाएं, उन्होंने अच्छा काम किया। एंड सिंस वी आर फ्रॉम मुंबई, निजाम साहब, आप, मैं और प्रदीप जी, हम तीनों मुंबई के हैं, याद रख लो। अमोल मजुमदार हमारा कैप्टन, मुंबई क्रिकेट टीम का रणजी ट्रॉफी कैप्टन, जिसको कभी मौका नहीं मिला इंडियन टेस्ट टीम में खेलने के लिए, उसने वो चकदे वाला काम किया है। ही इज द कोच, अमोल मजुमदार इज द कोच सर। और सर बड़ी जबरदस्त बात है ये, मैं आपसे बोलना चाहता हूं अली दारूवाला साहब, इतिहास ऐसे ही बनता है। अली दारूवाला साहब, इतिहास ऐसे ही बनता है, कोई गोरा नहीं है अब। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन इंपोर्टेड कोचेस फॉर आवर टीम, सारे अपने लोग हैं जो टीम को कोच कर रहे हैं। फैंटास्टिक। एनीवे, अली दारूवाला साहब, अब आप ये बताएं दो चीजें। आज मोदी जी ने, क्योंकि आई थिंक द कैंपेन विल स्टॉप टुमारो फॉर द 6 तारीख की वोटिंग है, तो कल तो शायद बंद हो जाएगी जो कांट कैंपेन टुमारो। टुडे मोदी जी सेड, अरे राकेश प्रजापति साहब कहां चले गए? मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बम फट रहे थे और विरोधी पक्ष जो है, ऑपोजिशन जो है, तकलीफ उनको हो रही थी। मतलब जो पाकिस्तानी बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे यहां पे। ये मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हमारे विपक्ष के लोग खुश नहीं हैं, ये उन्होंने कहा। अरे दारूवाला साहब कहां चले गए आप? आई कुड सी अ डॉग ओवर देयर। दारूवाला साहब आ गए और ये निकल लिए। दारूवाला साहब,
Can we है go? सर, Yes, Yeah, he's मोदी here. तरह हो Who गया। was that, by the way? आ गया। Was that your son at the back? Who was that at the back? Somebody was dancing in the back. And then I thought I saw a dog. Is that your dog? Darwala sahab. Okay, Rajiv sir. No, firstly, I can asked you a speak question. now? First answer the question. Who was that? It's our pet in the office. It's your pet. What is the pet's name? And what is he? Yeah, it's a female dog. What? And her What name breed? her name is Kushi. Kushi. It's a Paria. What is the It's a breed? local dog. Breed kya hai? It's a local breed. It's a It's a Paria. local breed. Why don't you keep her with you? Keep her No, with you. no, I would this love is to not see her that. in the frame. Call her with you. I love dogs, by the way. You show me Yeah, a but this dog, is a sir. party In my representative. entire life, I have always said I would rather trust a dog than a man. Let's be very clear. However, that was the first part of the question. Second part of the question, sir, was with regard to Mumbai. जब सारी पार्टीज एग्रीड हैं इंक्लूडिंग द बीजेपी के वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है तो सर पोस्टपोन कीजिए ना इलेक्शन को, वोटर अपडेट कीजिए, उसके लिए एसआईआर की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू अपडेट द वोटर्स लिस्ट इन ऑल दी कॉर्पोरेशंस वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम. वहां की वोटर्स लिस्ट को अपडेट कीजिए. अब आप बोलें दारूवाला साहब, प्लीज गो अहेड, फ्लोर इज योर्स. यू हर्ड एवरीबॉडी एल्स आल्सो. बोलिए. Yeah. Firstly, राजीव सर, प्रदीप सर, निजामुद्दीन साहब, सलाम अलैकुम. आपके स्टूडियो से डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है. Now I will बहुत आ रही start with what I had to say. भाई वुड यू बी काइंड ऑफ प्लीज टू गेट रिड ऑफ डिस्टर्बेंस. दारूवाला साहब को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज. Yeah. Firstly, दारूवाला साहब इज अ वेरी women's- इंपॉर्टेंट मैन सर. ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन टुडे इन इंडिया. मैं बाद में बताऊंगा क्यों. बोलिए सर दारूवाला साहब. सर सुनिए ना, सब में पहले जो आईसीसी के जो हमारे महिला क्रिकेट टीम ने जो मैच जीती है, जी. मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मेरी दो बातें एकदम ध्यान से, मैंने पहले भी कहा था, इट इज ऑन रिकॉर्ड राजीव सर, यू कैन पुल इट आउट फ्रॉम योर लाइब्रेरी. खेल को पॉलिटिक्स से परी, उससे ऊपर रखना चाहिए. पाकिस्तान का जब हमारा स्टैंड था क्रिकेट का, मैंने जब भी एकदम क्लियर कट कहा था, और अक्के इंडिया में मैं एक ही प्रवक्ता था जो हमेशा कहता था क्या स्पोर्ट्स होना चाहिए, खेल होना चाहिए, क्योंकि खेल, कला, संगीत, ये तीन चीज लोगों के अंदर जो दरार है उसको वो मिटाने में काम कर सकती है. और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसका श्रेय वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये खिलाड़ियों की, उनके कोचेस की, उनकी टीम की, इतने सारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं सर, इसका श्रेय उनको जाता है, ना कि मुझे या निजामुद्दीन साहब की पार्टी को या समाजवादी को, क्योंकि ये रात दिन ये लोग अपने घर से दूर रह के ये लोग मेहनत करते और ये लोग बहुत ज्यादा परिश्रम करते. तो ये जो अवार्ड आया है इसका श्रेय उन्हीं को जाता है. मगर एक बात ध्यान में रखना है, क्या परिस्थिति देश में गए 10-12 सालों में अब चेंज हो चुकी है. खेल को जो इम्पोर्टेंस, प्राधान्य दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुला है, अच्छे स्पोर्ट्समैन को सिलेक्ट करना है, और जो एक कार्टेल हुआ करता था, जो ने सिलेक्शन कमेटी का एक दादागिरी हुआ करता था, इसको हम लोग ने ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने उसको इरेडिकेट किया है, मगर हम लोग जो है, ये देश के लोग, एजुकेटेड लोग, पॉलिटिशियन तो नहीं, ब्यूरोक्रेसी लोग, लैटरल एंट्री के जो लोग हैं, इसको इरेडिकेट करने का प्रयास कर रहे, और इसके चलते हुए हम लोग ये यश को हम देख सकते. ये रहा पहला स्पोर्ट्स के बारे में. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज जो निजामुद्दीन साहब, हमारे राकेश प्रजापति जी है, प्रदीप सर को अगर याद है तो मैंने कहा था, क्या ये जो इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन प्रोसेस जो है 2024 का जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, जब भी मैंने स्पष्ट तरीके से आपको कहा था, क्या इतने सारे जो हमारे स्टॉलवर्ड वोटर्स हैं, बीजेपी के स्टॉलवर्ड वोटर्स, उनके नाम लिस्ट में से गायब थे. अभी ये तो चलो खैर, ये तो छोटा चैनल है, यहाँ पे 6 मिलियन व्यूअर्स हैं, और मैं कहने वाला मेरी बात को इतना कोई शायद इम्पोर्टेंस नहीं देता. अगर आप जानते हो प्रदीप सर, राजीव सर, आप वो क्लिप को निकाल सकते हो. मैंने कहा था 2024 के अंदर हमारा जो परफॉर्मेंस था, वो परफॉर्मेंस को डिमीन करने के लिए हमारे स्टॉलवर्ड वोटर्स के नाम मिसिंग थे. अभी इसका जो दोष किसका है ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये बात तो हकीकत थी. और उसको चलते हुए हमने जो लोकसभा के बाद में जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, वहां पर हमने मेक श्योर किया, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता के लोगों ने, ये 6 महीने पहले से इसकी पूरी तैयारी शुरू करी थी, ये देखने के लिए कि हमारे कार्यकर्ता लोग के
जरिए से जो हमारे वोटर्स है उनके नाम लिस्ट में है नहीं है। मैं कहता हूँ ये देखो सरकारी यंत्रण है, ये तो अपने लताजिक अपने तरीके से अपने स्पेस से काम करते। सरकार कोई भी आओ इनको अपने काम से पढ़िए, अपना सैलरी से पढ़िए, वो इतना आंख में तेल डाल के क्यों काम करेंगे? ये तो पार्टी का काम है। ये जो हमारे जैसे लोग जिसको ये देश चलाने का दर्द है, हम लोग ने ये सब चीज जी। के ऊपर एकदम बारीक दुरुस्त बात। लक्ष्य बारीक ध्यान देना चाहिए। अभी अब कितना भी करिए सर, इलेक्शन कमीशन एक सरकारी यंत्रण है, अनु कितने सक्षम तरीके से काम करता है, उसको रिवैम्प करने की आवश्यकता है। मैंने बार बार कहा मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं, उनके तरफ से जो है सफाई दे मैं तो देता नहीं, देने का अधिकार भी मुझे नहीं है, मगर मैं जानता हूं कि अगर वो लोग सही ढंग से काम करते या नहीं करते, हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है ताकि हमारे नाम वहां पे आए, हमारे वोटर्स के नाम आए। वैसा ही चूंकि कांग्रेस भी काम करे, समाजवादी भी काम करे, उद्धव सर, कर रहे हैं ना, ठाकरे जी, सबकी राज बात सुनने को जी तैयार नहीं है ना। पुल देम अप एंड मेक देम वर्क प्रॉपर्ली। But they're not I want to ask you, दारूवाला साहब, राहुल गांधी जी ने बहुत सीरियस चार्ज आप पे लगा दिया है। राहुल गांधी जी ने कहा 56 इंच छाती वाले कहां गए? 56 इंच का छाती वाला आज ट्रंप का कोई जवाब नहीं दे रहा है, ट्रंप से डर गया। कहां है वो छाती? ट्रंप रोज नया नया बयान कर रखे, 250 तारीफ करने वाले थे रशियन ऑयल के बारे में। मोदी साहब ने अलग अलग इंडो पाक बार ये बोलने के बाद इंदिरा गांधी का याद दिला दिया। इंदिरा जी was more courageous than Narendra Modi ji, more courageous than 56 inch छाती। दारूवाला साहब, Correct. Now, this is a very big statement that I'm going to make. Over here, you can put it on record or you can run a running strip. एक बात ध्यान में रखिए, जो 50% टैरिफ जो इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर यूएस के माल के अंदर जो जाने वाला है, मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ बिफोर क्रिसमस, बिफोर दिस मंथ एंड गेट्स ओवर, उसको 50% से रिड्यूस करके ट्रम्प सरकार और जो अमेरिकन सरकार है, आई विल नॉट बी सरप्राइज, दे आर वर्किंग रिलेंटलेसली एंड वी मे बी एबल टू कम विद अ सोल्यूशन जहाँ पे यूएस गवर्नमेंट विल रिड्यूस द टैरिफ टू 25%। इतना ये 17%, डिप्लोमेसी, इतनी ये 17%, डिप्लोमेसी 17%। और इतना सही तरीके से ये जो काम है ये सरकार कर रही है। बात करने में हम बिलीव नहीं करते, हमको रिजल्ट लाना है ताकि यहाँ पे हमारे शेतकरियों के, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के, हमारे बिजनेसमैन भाइयों के इंटरेस्ट लगे हैं। यहाँ पे उनसे पंगा लेके झगड़ा करके काउंटर स्टेटमेंट देके फायदा तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करके ये टैरिफ को अगर ला सकते तो ये सरकार का इसमें यश माना जाएगा। और मुझे लगता है बाय दिस मंथ एंड आई थिंक एक बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है जहाँ पे ये टैरिफ को रिड्यूस बाय 50% ये सरकार कर सकती है। By next week. करेज मोदी जी के कम है इंदिरा गांधी जी से, ये आरोप है। क्या मोदी जी के करेज इंदिरा गांधी जितना नहीं है? दारूवाला साहब, इंदिरा गांधी was more courageous than Prime Minister Modi। नहीं, इंदिरा जी जैसा करेज तो मोदी जी के पास बिल्कुल नहीं है। मैं ये बात को मानता हूँ, उसकी तो तुलना कर भी नहीं सकते। जो काम इंदिरा जी ने की है मुझे नहीं लगता मोदी जी कर सकते। तो मैं मानता हूँ क्या उतना करेज मोदी जी के पास नहीं है और उतनी ताकत नहीं है। जो काम इंदिरा जी कर सकते वही कर सकते, वो हमसे नहीं हो सकता। तो आप Is that मान amazing? गए। सर, क्या आप बीजेपी छोड़ रहे हैं? आपको निकाल नहीं, देंगे नहीं, बीजेपी से? you क्या got आप- it। उन्होंने वो सत्यता, सर मैं दारूवाला आप साहब का समझ गए। सम्मान करता हूं, सत्यता उन्होंने रखी, राजनीति ठीक है सर। पार्टी प्रवक्ता होने के नाते कभी कभी मैं भी कांग्रेस के अगेंस्ट बोलता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या है जो भावना है ना सर, जो सत्यता है, तो वो चीज दारूवाला साहब ने किया। दारूवाला साहब का हम सम्मान करते हैं। थैंक्स दारूवाला साहब, आपने कम से कम एक ऐसे डिबेट को ऐसी ओर मोड़ा कि जहां कम से कम इस तरह की बातों का इशू नहीं है। अब आ जाइए आप, जो आपका सवाल है। ने तीसरा, राहुल गांधी जी ने कहा अडानी अंबानी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं सरकार। मोदी जी का रिमोट कंट्रोल अडानी और अंबानी है, जो हमेशा प्रजापति साहब और निजामुद्दीन जी हमेशा बोलते रहते हैं। आज राहुल गांधी खुलेआम का, दारूवाला साहब, रिमोट कंट्रोल अडानी और अंबानी है। देखिए सर, अडानी जी अंबानी जी के वजह से जो सेंसेक्स है, आप बॉम्बे में रहते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वहां पर है, और राजीव सर आई एम श्योर वो थोड़ा बहुत कुछ ट्रेडिंग के बारे में जानते, मुझसे ज्यादा नॉलेज उनको है। आज जो
निफ्टी है सर, जो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे पहुंचा है, जो वेल्थ आज इंडिया के अंदर है, वो इज नॉट अ जोक। आज अगर आप रिलायंस के शेयर देखिए, आप जो वेदांता के और अदानी जी के शेयर्स देखिए सर, वहां से जो आज आम जनता को जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है सर, कई करोड़ों करोड़ों भारतीय नागरिकों के घर यही डिविडेंड्स के ऊपर चल रहे सर। और अगर कंपनी डिफंक है, कंपनी अगर पैसा लेके भाग जाती, आप देखिए उनमें और ये कंपनीज के डिफरेंस है। इनके आप प्रॉफिट्स बैलेंस शीट्स पढ़िए, इनके 3 क्वार्टर के रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए। जो कंपनी डिलीवर कर रहा है सर, रिकॉर्ड टाइम के अंदर बॉम्बे का जो नया एयरपोर्ट हुआ है, उसका श्रेय किसको जाता है सर? आप देखिए, ये लोग डिलीवर कर रहे हैं। अगर डिलीवर करते हैं तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी का एक कुछ तो एक आयोटा ऑफ डाउट जी। आप नहीं ला सकते। अगर कुछ है तो मैं आपको कहता हूं, सुमोटो, हमारी सुप्रीम कोर्ट इतनी सक्षम है, अगर यहाँ पे वायलेशन ऑफ टेंडर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो उनको पुल अप करके ये काम को बंद गिरा सकती। मगर ऑन दी अदर साइड, राजीव सर, प्रदीप सर, आप देखिए क्या आज सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियंस इज स्टॉक मार्केट। वहां पर सारे लोगों ने, रिटायर्ड लोगों ने अपनी पूंजी लगाई है और उनका घर अल्हम्दुलिल्लाह एक डिसेंट तरीके से चल रहा है। मुसलमान लोग जो इंटरेस्ट नहीं ले सकते, बैंक में पैसा नहीं ले सकते, उन्होंने स्टॉक्स के अंदर निवेश किया है और बहुत सारे घर आजकल ये इसी के ऊपर चल रहे। तो आई फील, थोड़ा आप स्टडी करिए, ये जो दिवाली का जो 1 महीना गया है, आप देखिए सर, It's been a bad सारे Diwali, sir. ट्रैफिक्स इतने, नहीं फॉरगेट द पोल्यूशन पार्ट ऑफ इट सर, द रोड्स आर ब्लॉक्ड, हाईवेज आर फुल, एयर टिकट्स आर सोल्ड आउट। Sir, it's been a good Diwali for the urban centers. इतना जल्लोष का माहौल है, शहरों के दुकानों लिए में बहुत अच्छी बिजनेस रही है। है, खरीदी है सर। आप देखिए ना सर, आप थोड़ा आपके स्टूडियो से बाहर निकाल के आप जाकर देखिए आज ये दिवाली कैसी गई, सर, हम लोग कैसे ज्यादातर स्टूडियो पब्लिक के ने बाहर ही रहते खर्चा हैं। किया है, कैसा यहाँ पे मार्केट के अंदर जो एक उल्लास का वातावरण है सर, ये एक देश की खुशहाली का ये एक दरवाजा जीता जागता साहब, ये उदाहरण बात है ठीक है। सर। सर, ये बात आपकी शहरों के लिए बिल्कुल ठीक है। जहां तक गांव का प्रश्न है, आज तक हमारे किसान जो हैं, महाराष्ट्र में एटलीस्ट, और इनफैक्ट इवन इन उत्तर प्रदेश, इवन इन पंजाब, एवरीवेयर एल्स, दे आर वेटिंग फॉर द प्रॉमिस्ड फ्लड रिलीफ दैट वाज सपोज्ड टू कम टू देम। और तो और छोड़िए सर, बारिश जाने का नाम नहीं ले रही। अभी भी बारिश हो रही है बॉम्बे में, नवंबर में भी बारिश हो रही है सर। साइक्लोन इफेक्ट है हाँ, सर। साइक्लोन इफेक्ट है। द होल वेदर पैटर्न इज चेंज, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। उसके ऊपर एक सेपरेट शो करेंगे सर। 31,000 करोड़, क्या प्रदीप जी 31,000 करोड़ था ना? आई थिंक 32 ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ जो आदरणीय सामान्य है देवेंद्र फडणवीस जी ने अनाउंस किया था, उसमें से सिर्फ 1,500 करोड़ अभी तक बटा है सर। सर, बाकी कब बटेगा? लोग जो वेट कर रहे हैं सर, किसानों को पैसा नहीं मिला है सर। काली दिवाली गई है किसानों की, मराठवाड़ा में, विदर्भ में, हर जगह सर हालत खराब है। इन्होंने दिवाली का किट नहीं दिया किसी को। सारे गरीब लोग, अमीरों के यहाँ दिवाली हुई ना। अली भाई के पास पैसा है पेट्रोल का, तो उन्होंने पूरा पूना सजाया अपने पैसे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सजाना उनसे चाहिए, पूछ लेते हम हैं, अपने उनसे पूछ लेते दूसरे हैं, भाइयों के त्योहार में शामिल हों। लेकिन सर, अली भाई, मुंबई में राज्य सरकार हर साल, आपकी सरकार उससे पहले भी आपकी सरकार ने भी दिया है, हर साल जो है 100 रुपए में किट देती थी घर के लिए, जी। जिसमें तेल होता था, चना की दाल इस बार होती नहीं थी, दिया राइस गया। होता था, ऐसे 4 चीज। इस बार नहीं दिया 1 रुपया। और खुद अजीत पवार दादा ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे सकते। तो दरवाल साहब, आप ये दिवाली कैसे बताइए कि किसानों को जो फ्लड रिलीफ प्रॉमिस किया गया था, कब तक मिलेगा सर? वाई सर? अच्छा ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। एनीवे दैट फ्लड रिलीफ वाज सपोज्ड टू कम फ्रॉम द सेंटर। मिस्टर, आई एम श्योर मिस्टर फडणवीस कैन मेक अ वेरी वेरी फोर्सफुल डिमांड टू निर्मला सीतारमन जी कि भाई रिलीज कीजिए पैसा महाराष्ट्र का। सर, आपको मालूम है ना, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा अभी महाराष्ट्र का पड़ा हुआ है सेंटर के पास, विच वी आर नॉट गेटिंग। उसमें से दे दीजिए। चलिए, और कुछ अगर आप ग्रांट नहीं दे रहे तो उसमें से दे दीजिए। पिछले 10 साल के, बल्कि 15 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त से पड़ा हुआ है वहां पे। वी हैव बीन डिमांडिंग इट। उद्धव ठाकरे जी ने भी डिमांड किया था, वो भी नहीं मिला। तो सर, आप बताइए ना दारूवाला साहब, ये ऐसे कैसे चलेगा? एक बार मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अलोंग पार्टी लाइंस, आई एम सेइंग एवरीबॉडी इन महाराष्ट्र इज इन अ बैड स्टेट। अभी तक क्या होता था मराठवाड़ा में, दारूवाला साहब आपको तो मालूम है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मालूम होना चाहिए बिकॉज यू बीन वर्किंग विद द आरएसएस, और आरएसएस जो है ग्रामीण इलाकों में जाके काम करती है। सर, सुनने वाली बात है, अभी तक क्या होता था कि लोग सूखे से मरते थे,
मराठवाड़ा में, लैक ऑफ वाटर से मरते थे, आज की तारीख में फ्लड से मर रहे हैं सर। सर आप ये बताइए उनको पैसा कब मिलेगा? When will they get compensation or at least flood relief? Darwala साहब please. As a government, it is my duty to inform you, and it is my responsibility to reply to this question. जो ओला दुष्काल, जिसको जो वेट फैमिन कहते हैं, कि जो विदर्भ में लास्ट 1.5-2 मंथ से जो इतनी सारी अतिवृष्टि, जो इतनी भारी बारिश हुई है, उसका जो रिलीफ जो हमारे सीएम साहब ने प्रॉमिस किया है, मैं आपको यहाँ पे आश्वस्त करना चाहता हूँ। 6 तारीख के बाद जैसी सारी सरकारी यंत्रणा वहाँ पे महाराष्ट्र में वापस आती है, हमारे मुख्यमंत्री जी ये पैसे सेंटर से आते या नहीं आते मुझे नहीं पता, मगर महाराष्ट्र का जो प्रोविजन है इसका ऑलमोस्ट इन द फाइनल लेग है। आप ये जो है इन नेक्स्ट 5 to 10 वर्किंग डेज यू विल सी द मनी बीइंग रिलीज फर्स्ट टू द फार्मर्स। और जो रहा दिवाली का, जो निजामुद्दीन साहब कह रहे थे, क्या ये टाइम सरकार की तरफ से जो दिवाली शिद्दा कहते हैं, दिवाली का जो फराल के लिए जो लगने वाला जो बेसन, आटा, चावल, तेल रहता, वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को रिक्वेस्ट किया था, और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने वो पैकेट बना के 100 रुपए के एवज में 500 रुपए के पैकेट्स बना के हर एक सर मिला नहीं किसी को। दिवाली के लोगों को, सर आप फाइंड आउट करिए, कोई बात नहीं, इन नेक्स्ट शो यू कैन आई कैन गेट बैक टू यू। आप फाइंड आउट करिए, घर पे जाके कार्यकर्ता लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जेब से वो पैकेट वहां पे जी। पहुंचाने का काम किया है। Right. So and Prajapati Saab's contention that very soon RSS will be banned as soon as the government changes. What about that, sir? एग्जैक्टली, इट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक भी हमारे टेरर आउटफिट्स बताइए, एक भी काम जो आरएसएस ने नेशनल इंटरेस्ट में नहीं किया है वो बताइए। और आरएसएस के वजह से ये देश को धोखा है। हमारे जो मासूम कार्यकर्ता लोग हैं, प्रचारक लोग तो छोड़ दो, वो तो इतने सीधे साधे लोग हैं, आपको मालूम है, उनके तो घर नहीं, दार नहीं, दुकान नहीं, वो बिस्तर भी, वो लोग एक लाइट और पंखे में सोते हैं। मगर जो आरएसएस से संगठित जो लोग हैं, आपके मेरे जैसे, इससे देश को क्या नुकसान है, हमारे से क्या टेरर आउटफिट है, और आरएसएस आप प्रूफ करिए। और आपको अगर कोई भी, मैं कहता हूँ, अगर आपको कोई भी, मैं यहाँ पे डंके के चोट पे और जिम्मेदारी से कहता हूँ, आरएसएस से अगर ये देश को धोखा है और हम लोग मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, ये देश में अराजकता और ये देश के अंदर हेट्रेड अगर हम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो आप बेशक इसको मूव करिए और आरएसएस को बैन करिए। अगर आपको लगता है खरगे जी को, निजामुद्दीन जी को, प्रजापति जी को कि आरएसएस ये एक बहुत ही नॉन रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप यू कैन गो अहेड एंड यू कैन मूव एंड बट प्रूव इट। Right. और कहा कि जहर है, आई कैन अश्योर यू, जहर। आई कैन अश्योर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा इट्स अ पॉइजन, पॉइजन का है आरएसएस को। दारूवाला साहब, अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। मल्लिकार्जुन खड़गे इज अ वेरी रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ द कांग्रेस, अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जहर है आरएसएस। हाउ डू यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट? सर मैं तो देखो नेगेटिव बात करने में नहीं मानता, और जैसा मुझे राजीव सर ने वार्निंग दिया है कि आप थोड़ा सीरियसली डिबेट करिए। मैं आरएसएस के बारे में इतना तो आपको अवश्य कह सकता, क्या आपको कोई भी आयोटा ऑफ डाउट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आरएसएस से क्या एलर्जी है मैं नहीं जानता, मगर मैं ये कह सकता कि आरएसएस के चलते हुए और जो सही काम हमारे प्रचारक और हमारे जो कार्यकर्ता लोग कर रहे, इससे और ये काम को चलते हुए आप देखो क्या इतनी ट्रांसपेरेंसी आएंगी। और ट्रांसपेरेंसी ये कांग्रेस के लिए बहुत ही धोखादायक शब्द है। तो ये जो इसको निप इट इन द बट कहते हैं ना, कि आरएसएस को बंद कर दो, लोगों को गुमराह कर दो, और जो हमारी जो दुकान है करप्शन की दुकान चलने दो, और जो है पहले जैसा तेरी भी खुश मेरी भी खुश, खाओ और खाने दो। ये सत्ता इनकी जो विचारधारा पे कोई लोगों की, मैं तो सबको नाम नहीं रख रहा हूँ, कोई अच्छे लोग भी है सर, Right. So let me go across to मगर ओवरऑल जो है ये कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ संघ की आइडियोलॉजी है। शायद उसके चलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और अन्य लोगों को आरएसएस से एलर्जी है। मगर ढूंढो, प्रूफ करो। अगर आपके सामने प्रूव है तो बस मैं बैठा हूँ, आप लोग से क्षमा मांगूंगा और कहूंगा कि भाई हमारे संघ के अंदर गलत काम भी होता है। जी। सो लेट मी गो अक्रॉस टू राकेश प्रजापति साहब। प्रजापति साहब, एक जगह है मोकामा बिहार में,
वहां पर जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं आनंद सिंह, उनको अरेस्ट किया गया है आज। उन्होंने जन स्वराज के सपोर्टर दुलार चंद यादव का कत्ल कराया, ये आरोप है उनपे। ये जेडीयू के कैंडिडेट हैं। प्रजापति की आवाज नहीं आ रही सर। कैन वी डू समथिंग प्लीज अबाउट द ऑडियो? निजाम साहब कांट हियर इट। सर वो कोई दुलार चंद यादव थे, पीके साहब के, प्रशांत किशोर साहब की पार्टी से, उनका उन्होंने कत्ल करवाया। ये कहा जाता है कि कोई 40 गाड़ियां हथियारों से लैस लोग आए और उनको मार दिया, और उनका अरेस्ट किया गया है आज। नीतीश कुमार जी के पार्टी के हैं आनंद सिंह जी। तो सर ये जंगल राज कब हुआ? अभी हुआ कि पहले का है? कौन सा जंगल राज? राकेश प्रजापति। नहीं, देखिए राजीव जी, आपने आज स्टार्टिंग में मैं जुड़ा हुआ था, आपने एनसीआरबी के आंकड़े पढ़े थे जी, और एनसीआरबी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम चीजों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, मैक्सिमम चीजों में। और मैक्सिमम चीजों में टॉप 5 जो स्टेट है, टॉप 5 सभी चीजों में ले लीजिए, अपराध हो, चाहे वो दहेज हो, शोषण हो, चाहे दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर के प्रति हत्या हो, चाहे वो कस्टोडियल डेथ हो, चाहे अन्य प्रकार की हत्याएं हो, किसी भी हत्याओं पर, किसी भी चीज में ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और साथ ही साथ जो टॉप 5 प्रदेश हैं, टॉप 5 प्रदेश हैं, उन टॉप 5 में सभी में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है या इनके सहयोगी दलों की है। अब बताइए 20 सालों से, पिछले 20 सालों से केवल 17-18 महीने एक और 11 महीने एक, लगभग 30 महीने निकाल लीजिए। 30 महीने के अलावा सरकार तो एनडीए की रही है, भाजपा की रही है। तो आज जब हत्या हो रही है, आपका इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, आपका कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, इसीलिए तो हत्याएं हो रही है, इसीलिए तो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। और देखिए, मैं आपके डिबेट में बैठ करके, शायद आपको प्रदीप जी और राजीव जी दोनों को याद होगा, मैं बार बार ये कहता था ये एनसीआरबी के आंकड़े क्यों नहीं ला रहे हैं? इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि असली आंकड़े सामने आ जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं 23 के आंकड़े लाए हैं, ये 24 के और लेके आए। अब तो भैया 25वीं खत्म होने जा रही है, 24 के भी आंकड़े आ जाने चाहिए कायदे में। लेकिन ये 24 के आंकड़े नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का फॉर्मूला दिया है, उस दिन से इन्होंने पीडीए पर और ज्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए हैं, और ज्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए हैं। पीड़ित, शोषित, दलितों, वंचितों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों के प्रति ये सरकार है, निकम्मी सरकार है। और नहीं कहते थे वो सरकार बदलनी है, और इन सरकार को बदलने का समय आ गया है। और बिहार निश्चित रूप से इस बार इनका पत्ता साफ करने जा रहा है और पूरी तरीके से न भगाने जा रहा है। और बिहार के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश से हम इन्हें भगाने का काम डॉक्टर प्रजापति साहब, डॉक्टर प्रजापति, सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट ने कहा दो कर्मयोगी मोदी और योगी ने पूरे यूपी और स्पेशली काशी का काया पलट जिस प्रकार से किया, दो कर्मयोगियों ने आगे जाके बोल रहे कि हम लोग सिर्फ उद्योग एस्टेब्लिश नहीं कर रहे मगर लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे। सैमसंग का फैक्ट्री है गोरखपुर में, 1300 यूथ को ट्रेनिंग दे रहे सैमसंग, लोकल यूथ को, कि अगर इंडस्ट्री खुल रहा है तो लोकल एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश के उत्तर भारतीयों को वहां पर ट्रेनिंग भी दे दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से चल रहा, तो किस प्रकार आप देख रहे हो? और मायावती जी ने पीडीए में पंक्चर किया है। बीजेपी का कहना है मायावती, बहन मायावती ने योगी आदित्यनाथ जी का तारीफ करके पीडीए का पूरा जो एक सक्सेसफुल मॉडल था अखिलेश यादव जी का, उसको पंक्चर किया है। डॉक्टर प्रजापति। प्रदीप जी, शायद आपको याद होगा, मैंने आपकी डिबेट में भी एक बार बोला था कि भाजपा ऐसे लोगों को लेकर के आती है इन संवैधानिक पदों पर, चाहे वो राष्ट्रपति सही, चाहे वो उपराष्ट्रपति सही, ऐसे, मतलब इन कायदे में तो इन पदों के खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है।
क्योंकि स्टैम्प पैड लेकर के आती हैं, चाहे वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सही, चाहे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सही, चाहे हमारे निवर्तमान उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब सही, और चाहे वर्तमान उपराष्ट्रपति सही। सीपी आप राधाकृष्णन। बताइए ये जी, सीपी जी, मतलब आप ये बताइए, इन संवैधानिकों पर पदों पर बैठे हुए लोग जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आगे हाथ झुकाए हुए खड़े रहते हैं, हाथ झुकाए हुए खड़े रहते हैं, और प्रधानमंत्री जी नमस्ते नहीं लेते हैं और दूसरी साइड से निकल लेते हैं। ये देश के संवैधानिक पदों की समझ लीजिए गर्मा को तार तार किया जा रहा है इनके द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सीपी जी जो उपराष्ट्रपति जी बने, मैं तो ये कहूंगा कि उन्हें निष्पक्ष होकर के आगे चल करके देश हित में निर्णय लेने चाहिए। और जिस तरीके से देश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, क्राइम में, पूरे भारत में क्राइम की स्थिति क्या है, पूरे देश में पिछड़ों के, दलितों के साथ, मजलूमों के साथ, वंचितों के साथ, आप बताइए। अरे दादीवाला जी, ये डॉक्टर बताइए, साहब, ये 2 डॉक्टर करोड़ प्रजापति, रोजगार क्या कब मिलेंगे? मायावती जी ने 11 साल हो गए, 11 साल हो गए, 11 साल, 11 साल में 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। 22 करोड़, प्रदीप जी बस 10 सेकंड और। हाँ, 11 साल कंप्लीट हो गए, 11.5 साल हो गए। 11.5 साल में 22 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, 22 करोड़ रोजगार। मैं गारंटी बता रहा हूं, ये 22 लाख का आंकड़ा दे दें बस, 22 करोड़ तो छोड़िए, 22 करोड़ का 10% होता है 22 लाख। नहीं, 10% भी नहीं हुआ, 1% हुआ, सॉरी, 10% तो 2.2 करोड़ हुआ, 1% हुआ, यानी कि 22 करोड़ का 1% 22 लाख होता है। ये 11 साल में 22 लाख सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड दे दे तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, एक चीज और, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था इन्होंने, 100 स्मार्ट सिटी। मैं चैलेंज दे रहा हूं, पूरे भारत के अंदर एक स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाया हो। बनारस को क्वार्टर बनाना चाहते थे, बन गया क्या? बन गया। अच्छा, इन्होंने गंगा साफ करने का वादा किया था, गंगा साफ। आजकल यमुना भी साफ कर रहे हैं, इनके एक विधायक हैं नेगी जी दिल्ली के, वो उस दिन यमुना के किनारे बैठ करके बुराई कर रहे थे आम आदमी पार्टी की, गिर गए उसी में जाकर के, गिर गए तो फिर नहाने लगे। और इतने फर्जी लोग हैं, पहले से ही पानी की बोतल भरकर लेकर के गए और बोले देखो यमुना हमने साफ कर दी। अरे मैं बता दीजिए ना, कहां से यमुना साफ हो गई, कहां गंगा साफ हो गई, और उस गंगा साफ करने के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। ये प्रदीप की तरह इनकी सरकार चली जाएगी ना, तब इनका आंकड़े खुल करके आएंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है। पीडीए सक्सेसफुल मॉडल, पीडीए अखिलेश यादव जी का सक्सेसफुल मॉडल पीडीए, क्या मायावती जी ने पंक्चर किया है? मायावती ने खुलेआम हर मंच पर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का तारीफ कर रहे हैं, क्या मायावती पीडीए से संबंधित है? क्या उनका बोलने से पीडीए में एक दरार, एक पंक्चर हो गया है? किस प्रकार से देखते हो डॉक्टर प्रजापति? प्रदीप जी, मायावती जी अपनी पार्टी की मुखिया हैं, वो जो भी कर रही है वो अपनी पार्टी के लिए करेंगी। हर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के हित के लिए करता है। लेकिन आज मैं बहुत सारे दलितों के लोग साथ रहता हूं, क्योंकि मेरी विचारधारा जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान वाली है। मैं भीमराव पिछड़ी जाति से जरूर आता हूं, लेकिन भीमराव अंबेडकर में अथाह आस्था रखता हूं। इसलिए रखता हूं क्योंकि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो शायद एक कुम्हार का बेटा यहाँ नहीं बैठा हो, उत्तर प्रजापति समाज का बेटा यहाँ नहीं बैठा हो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश का दलित समाज जान चुका है कि कौन भाजपा को इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में मदद कर रहा है, कौन पी टीम है, कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, पूरा सब समझ चुका है। इसलिए कहीं दलित कहीं नहीं गया है। दलित निश्चित रूप से आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दलित आरक्षण, संविधान, ईडब्ल्यूएस, एनएफएस, लेटरल एंट्री, कॉलेजियम सिस्टम, इन सबको समझने वाला दलित समाज का व्यक्ति पूरी तरीके से समाजवादी के साथ था, समाजवादी के साथ है
और लगातार समाजवादी के साथ जुड़ रहा है। अरे अब मैं ज्यादा मायावती जी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। मायावती जी के पास है क्या? आज हमारे पास 11 दलित सांसद हैं और 11 में 7 पासी समाज के हैं। जी पासी समाज के हैं। जी जी। उनके पास एक विधायक नहीं, एक विधायक है, वो भी क्षत्रिय समाज के। अब वो विधायक किस तरीके से बन के आए पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है। इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी प्रजापति नहीं साहब करूंगा। आपने लेकिन हाँ, इतना बस मैं फिर कहना राइट चाहता हूँ राइट कि दलित समाजवादी एक के एक साथ एक लगातार और सर, एक ज्यादा बढ़ सरकारी रहा आंकड़ा। है। और उनके इस स्टेटमेंट से मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूं, आज चलिए बोलिए पूरी बोलिए। कर देता हूं बात आपकी, आपकी बात पूरी कर देता हूं। जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ना, उनकी रैली अच्छी थी, बढ़िया थी। मैं भी कह रहा हूं कि भीड़ इकट्ठा करने में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी। उनकी एक आवाज पर लोग पहुंच जाते हैं। जितनी भीड़ उनकी लखनऊ में होती है ना, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आजकल बिहार की रैली में देख लीजिए, उतनी भीड़ तो अकेली एक विधानसभा में कर देते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक विधानसभा में। अगर जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को खुला न्योता दे दिया ना कि आ जाइए, उस दिन लखनऊ का कोई ग्राउंड नहीं बचेगा जो भर ना जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी रैली ठीक थी, अच्छी भीड़ थी, लेकिन एक सेंटेंस ने उनकी करे कराए पर सारा पानी फिर दिया। उनका वही एक सेंटेंस कि वर्तमान योगी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उससे सारे दलित, सारे मुस्लिम समझ गए कि अरे अच्छा कर रही है। आज मुस्लिमों पर बुलडोजर चल रहा है, दलितों पर बुलडोजर चल रहा है, जाति देख देख करके अत्याचार हो रहे हैं, जाति देख देख करके, धर्म देख देख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, जाति और धर्म देख देख करके इनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबको समझ में आ गया। धन्यवाद देना चाहता हूं बहन जी को, वो रैली करके लोगों की आंखें खोलने का काम किया है। मैं तो राइट प्रजापति साहब, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं निजामुद्दीन रहीम साहब के पास जाऊंगा। आई एम कमिंग टू यू दारूवाला साहब, आई नो व्हाट यू हैव टू से। सर, एक शख्स है, पता नहीं उनको जानते कि नहीं, आप जरूर जानते होंगे, यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। ये लेबर मिनिस्टर हैं मोदी जी की सरकार में। इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े कोट किए हैं। 2014 से 2024 तक के एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज में आए हैं, जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 साल में, 2025 का डेटा नहीं है, पिछले 10 साल का है, 2024 तक का, तकरीबन 17.19 करोड़ नौकरियां क्रिएट की गई मोदी सरकार द्वारा। ये कहा गया है सर, 17.19 करोड़ जॉब्स, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। प्रजापति साहब बोलिए प्लीज। मिली किसे, मिली किसे, जरा एक सर्वे करा लीजिए। अगर मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा नौकरी देना वाला प्रदेश अगर पीछे किसी कुछ समय पर रहा है तो बिहार रहा है। और उसके लिए उसका कारण केवल तेजस्वी यादव थे, क्योंकि तेजस्वी यादव जब नीतीश जी के साथ 17 महीने के लिए आए थे तो उन्होंने लगभग 5 लाख नौकरी बांटने का काम किया था। 5 लाख, ये आंकड़े देने में माहिर हैं। पहले ही कहते हैं ना, ये अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे नंबर की हो गई, तीसरे नंबर की हो गई, पहले नंबर की हो गई ये। जी। लेकिन ये कभी ये नहीं बताते कि जो कर्जा भारत पर 55 लाख करोड़ हुआ करता था, 55 लाख करोड़, आज वो कर्जा बढ़ करके 265 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही साथ हम विश्व बैंक के कर्जदारों में टॉप नंबर पर पहुंच चुके हैं। इस बात की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं करते। सारा देश देखिए। अब बात मैं आपको बताऊं, आज सोशल मीडिया चल गया है राजीव जी। मैं तो सोशल मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सोशल मीडिया पूरा सब कुछ दिखा देता है और लोग आज बड़े गोदी मीडिया को, चैनलों को नहीं देखना पसंद करते हैं और इसीलिए वो आज सोशल मीडिया पर तलाश करते हैं कि क्या क्या चल रहा है। कई अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनके अच्छे अच्छे चैनल चल रहे हैं, जिन्हें लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू निजामुद्दीन रहीम साहब। निजामुद्दीन रहीम साहब, एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो गया हर जगह। बेगूसराय में राहुल गांधी जी तालाब के अंदर उन्होंने डुबकी मारी, डाइव मारी, स्विम किया, मछली पकड़कर लेकर के आए। क्या जबरदस्त है यार फुटेज, फैंटास्टिक।
नहीं सर, उससे पहले मैं दूसरे एक और वीडियो का जिक्र करना चाहता हूँ। अभी बात हो रही थी बिहार में, वो नेताजी ने जिसका मर्डर करवाया, आनंद सिंह आपने अगर वो आज आनंद सिंह का अगर आप वीडियो आप देखें, उनको जब कल जेल ले जाया जा रहा था तो वो अपने घर से पूरे सरो सामान के साथ आए जी। और पुलिस वाले सारा उनको स्काटिंग कर रहे हैं, मतलब उनका बैग सामान थैला, मतलब ये अपने आप में इससे बड़ी बेशर्मी की दलील क्या होगी कि एक हत्या का आरोपी जो इलेक्शन कमीशन के दबाव में जा रहा है वो वीडियो में इस तरह से दिखा रहे हैं कि अपने को शर्म आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बिहार का जो राजा है वो जा रहा है पुलिस प्रजा की तरह पीछे पीछे उसका सामान लेकर चल रही। इतना बेशर्मी की दलील मैंने कहीं नहीं देखा। दूसरी चीज, अभी कह रहे थे ना कि बहुत सारा नौकरियां दे दिया, अभी ये कह रहे थे रिजर्व बैंक के बारे में आपने कहा। जी। पहली बात तो रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रवक्ता नहीं है, वो एक सेपरेट बॉडी है और उसको कोई अधिकार नहीं है भारत सरकार की नौकरियों को देने का। तीसरी चीज ये कि अभी बिहार में छठ पूजा गई है, मुंबई से भी गए, आपने सुना कि भारत सरकार के मंत्री स्वयं प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमने 12,000 रेलवे बिहार में चलाई है। देश में 13,640 रेलवे है टोटल, उसमें से 12,000 वो अकेले बिहार में चला गए और उसके बाद भी लोग मर रहे, टॉयलेट में जा रहे, लटक रहे, कट रहे, मर रहे। तो जो झूठ बोलने का आंकड़ा है ना सर, वो रिजर्व बैंक से कहिए कि वो भी दिखा दे, तो कम से कम ये पता तो चल जाए कि सच्चाई क्या है। अब उसके बाद आइए राहुल गांधी पर। जी। राहुल गांधी का पिछले 5-4 सालों में आपने फंक्शनिंग देखा होगा। वो कुलियों के बीच गए तो सिर्फ उन्होंने दूर से बात नहीं किया, उन्होंने उनका कपड़ा पहना, कुली कैसे रहता है, कुली के संस्कार क्या है, किन घरों में रहता है, उसको उन्होंने जिया। वो जब मैकेनिक्स के लिए जब गए, आपने देखा होगा दिल्ली के करोल बाग में, तो उन्होंने उसके साथ मतलब, और ये फिशरमैन के विषय थे क्योंकि बिहार में फिशरमैन का बड़ा विषय है, उनकी जानकारी, उनकी तकलीफ को देखने के लिए, समझने के लिए राहुल गांधी स्वयं उसमें उतरे और उन्होंने फिशिंग किया, उनके साथ बातें की। आप देखिए वो उसमें कोई मस्ती नहीं कर रहे हैं, वो हर फिशरमैन के साथ चिपक कर बात करके उनकी समस्या को जान रहे हैं। तो राहुल गांधी और मोदी में यही फर्क है कि राहुल गांधी हवाई में बात नहीं करते। अमित शाह जी, राहुल गांधी, अमित शाह जी आलोचना कर राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी कह रहे कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देता, पार्लियामेंट में बोलने नहीं, सुनिए निजामुद्दीन जी, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देता, माइक बंद कर देता है, मुझे बोलने दे देता है। अमित शाह जी का कहना है जब राहुल गांधी जी को वक्त देते हैं पार्लियामेंट में बोलने का तो विदेश में रहते, वो विदेश में रहते हैं और विदेश से देश का आलोचना करते हैं, देश का आलोचना विदेश से करते हैं। देखा होगा पार्लियामेंट की टीवी में, आप देखो कि अगर 100 बार चेहरा दिखाना है तो उसमें 80 बार जो है लोकसभा स्पीकर का चेहरा दिखाते हैं। राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उनका चेहरा ही नहीं दिखाते। ये तो सुबह ऑफिशियल है ना सर। तो आप जितना बड़ा बाप झूठा होगा, बेटा भी उतना ही बड़ा झूठा होगा ना। तो जिसका नेता झूठा है उसकी पूरी कैबिनेट झूठी है। तो यही कहते हैं, वो बात करते हैं। आपने खुद देखा बिहार में ना कि कैसे झूठ बोल रहे हैं घूम घूम के। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है वो बिहार के टपोरियों वाली हो गई। कल तो ये कह रहे थे कि वो कट्टा लगाकर, अभी आप सर, आपको कैसे पता कि कट्टा चलता है? आप तो भारत के प्रधानमंत्री हैं सर। कट्टा लगा के लोग जो है कब्जा कर रहे हैं। अरे ये क्या भाषा है सर? वो भैंस चोरी की भाषा भूल गए क्या आप? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के माथे पर बंदूक कट्टा रखकर तेजस्वी यादव ने सीएम का पद का घोषणा किया। राहुल सीएम का पद का घोषणा। सर राहुल गांधी एक लर्नड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं। तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज में, दुनिया भर की तमाम यूनिवर्सिटीज में उनके लेक्चर्स होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी का बता दीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया आज तक? एक दोनों में से किसी एक का बता दीजिए जो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए हो और उन्होंने देश की इकोनॉमी और पॉलिसी पे बोला हो। आपने पार्लियामेंट प्रोसीडिंग देखी होगी नामबिहार जी, जितनी बातें वो कहते हैं 10 मिनट में काउंटर हो जाता है और सवाल झूठ बोलने कुछ नहीं कहते। आपको महाराष्ट्र की वो घटना याद है ना, जिसमें गृह मंत्री जी ने कह दिया कि वो सारा कुछ जो है कलावती को हमने दिया। सवेरे 10 बजे कलावती खड़ी हो गई, उसने कहा सब फर्जी, झूठा है गृह मंत्री। तो इनकी बातों को आप कभी सीरियस मत लिया करिए। बिहार में चंद्रगुप्त, डिबेट में भी मत लाया। बिहार में चंद्रगुप्त और चाणक्य के राज फिर लेके आएंगे बीजेपी और अलायंस, एनडीए सरकार। चाणक्य, लालू यादव जी ने रथ रोका था, अडवाणी जी ने रथ रोका था और सनातन धर्म के खिलाफ है लालू यादव जी और पूरे। ऐसा है कि जिसको ये पता नहीं कि नालंदा बिहार में है, वो चाणक्य गुप्त मुक्त की क्या बात करेगा? आपको पता है ना
कि नालंदा बिहार में है कि नहीं ये माननीय प्रधानमंत्री को नहीं पता है। ये उनका स्टेटमेंट है सर। तो आप ऐसे आदमी से क्यों उम्मीद करते हैं जो आज तक ड्यूटी बोला है? आजकल सारी चीज तो ला रहे थे देश सर में, करेक्शन, क्या लेके आए सर? सर नालंदा की बात नहीं थी, तक्षशिला की बात थी। नालंदा की तक्षशिला बात ही नहीं। सही, तक्षशिला की बात भी, तक्षशिला देश का तक्षशिला कोई छोटा नॉर्थ वेस्ट मोटा फ्रंटियर में है, सर। जो तक्षशिला पाकिस्तान में। केंद्र था शिक्षा का, उनको ये नहीं पता कि वो बिहार में है कि नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री का जुमला है। राइट, सो लेट मी गो टू दारूवाला साहब। राइट, दारूवाला साहब आप बताइए, the honorable employment minister says, labor and employment minister, he quotes the Reserve Bank of India. He says that in the last 10 years, up till 2024, the government has created 17.14 crore jobs. Now, when the Prime Minister promised 2 crore jobs a year, as the Prime Minister says himself, I never said that there will be government jobs. I said there will be jobs. अब आप बोलें सर, please. Exactly. This figure that you gave, na, Rajiv sir, 17.14 crore jobs have been created and given. This is not my figure. This is Reserve Bank of India's ये figure. लोग ने तो रिफ्यूट कर दिया। वो बोले वो जॉब्स आए नहीं, वो मिले नहीं। एनीवे मेरे को उसके अंदर उनके बिल्कुल डिबेट तो करना ही नहीं है, मुझे तो अपोज करना ही नहीं है। मगर मैं एक हकीकत है ना, एक जमीनी हकीकत आपको आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या साहब, आप कोई इंडस्ट्री लगाइए, आप पेट्रोल पंप लगाइए, आप कोई भी बिजनेस चालू करिए, एंड देन यू सी कितना आपको पापड़ बेलना पड़ता है सर। एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर फैक्ट्री के अंदर। अगर आपको वर्कर्स चाहिए तो वर्कर्स नहीं है। आज इंडिया के अंदर जो जॉब सीकर्स और जॉब गिवर्स का अगर आप रेशो देखेंगे ना सर, जॉब सीकर्स आपको मिलेंगे नहीं सर, जॉब गिवर्स इतने सारे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ निजामुद्दीन साहब, हमारे राकेश प्रजापति साहब, इतना सारा बिजनेस जोर से चला है। क्या आज आपको पास कर्मचारी नहीं मिलते? ये हकीकत है, हकीकत है, इसको आप जानिए। इसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप मेरी बात को समझिए कि आपने कहा था क्या स्मार्ट सिटीज। अभी स्मार्ट सिटीज के बारे में आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 100 स्मार्ट सिटीज, मैं तो सिर्फ पूना, बॉम्बे, दिल्ली की बात करता हूँ, जहाँ पे मैं लखनऊ की भी बात करता हूँ सर। जो मेट्रोज हुए हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, जो प्रॉमिस किया था सर, मेट्रोज जो 5% फुल जा रहे थे, आज वो मेट्रोज 10% ज्यादा फुल जा रहे। स्मार्ट सिटीज का जो उड़ान ले चुका है सिटीज के अंदर, जो हिसाब से आज आप देखो लाइट जाती नहीं है, मेट्रोज बने हैं, पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशंस और मॉल्स बने हैं। आप मानते हैं, मगर आप डिबेट के लिए आपके ऊपर कोई तो पाबंदी है, आप लोग खुल के ये सिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। और क्लीन गंगा के बारे में यहाँ पर प्रजापति साहब ने और निजामुद्दीन साहब ने एक विषय निकाला था, क्या शर्म आना चाहिए सर। जो अब कुछ दिन पहले जो कुंभ मेला हुआ था, जो माँ गंगा की जो साफ सफाई थी, जहाँ पे 60 करोड़, ये देश की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से ऑलमोस्ट 40% लोगों ने उसके अंदर स्नान किया। अगर गंगा इतनी गंदी थी तो लोग वहां पर स्नान करते थे क्या? भले वो किधर थे, स्टेट के एयर में थे, स्टार्ट में थे, या दिल्ली के थ्रू वहां से गुजर रहे थे। गंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गंगा पूरी, माँ गंगा पूरी तरीके से जो प्रदूषित हम इंसानों ने किए हैं वो पूरी साफ हुई है, मगर उसका पहल ये सरकार आने के बाद में नमामि गंगे के नाम से एक डिपार्टमेंट शुरू हुआ और उसका पहल शुरू किया। हमारी उमा भारती जी उसके पहले मंत्री थे। पहल शुरू हुई है, काम बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब देखते रहिए। प्रजापति साहब वांट्स टू से समथिंग। सिर्फ 2 टर्म हुआ है सर, थोड़ा वक्त दीजिए सर। लेट मी आस्क प्रजापति साहब, किया 60 सालों में, और बचे हुए कुछ सालों में हम लोग वो काम को पूरा करेंगे। आई होप सो। लेट मी आस्क प्रजापति साहब। प्रजापति साहब आप कुछ बोलने वाले थे। So I'll take a leave. It's 8:30 now. I have to. One second. Just here, Prajapati साहब. Just giving that respect. 1 second. प्रजापति साहब आप कुछ बोलने वाले थे। राजू जी, मैं ये बोलने वाला था, दारू वाला जी ने लगभग 6 महीने पहले, 6 महीने हो गए होंगे, 6 नहीं तो 5 महीने तो हो गए होंगे, 5 महीने पहले आपसे ऑन डिबेट शैलेश पांडे जी भी वादा करके चले गए, दारू वाला जी भी वादा करके चले गए, और भी 1-2 भाजपा के प्रवक्ता वादा करके चले गए। नहीं, उस वादे का क्या हुआ? समाज को न्याय मिलने वाला है। मैं फिर से क्या प्रजापति समाज को न्याय मिलेगा?
क्या हम लोग प्रजापति दीपक समाज को जलाएंगे न्याय उस दिन। मिलेगा? मैं कह रहा हूँ आपने खुद प्रॉमिस किया था, प्रजापति समाज आपने को खुद न्याय प्रॉमिस किया मिलकर था, रहेगा। आपकी मेरी फोन आपकी पर भी बात बात हुई जहाँ थी, पे आपको पहुंचाना मैंने है कागजात भी राकेश जी, भेजे वो थे, बात तो मैंने वहां तक पहुंचा आपसे दिया। मैंने व्हाट्सएप पर भी बात की, आपसे मेरी फोन टेलीफोनिक भी बात हुई। क्या प्रजापति समाज को न्याय मिलेगा आपके शासन में? अरे मैंने दारू कहा वाला जी, आपसे मैंने दारू कहा वाला आपसे जी, मैंने कहा 78 साल हो जहां गए, तक 78 आपकी साल। ये निवेदन, ये पूरे वेदना बिहार, को मैंने वहां तक पहुंचाने का काम मैंने बिहार किया में है। भी आपने एक प्रत्याशी नहीं बनाया है। बिहार में भी आपने पिछले 78 सालों में एक टिकट नहीं दिया है, आज तक एक विधायक नहीं बनाया बिहार में। ठीक है, ये बिहार की स्थिति है आपकी ताजा तरीक। कब जी न्याय मिलेगा? सर कब एक सेकंड, आरक्षण का महाराष्ट्र लाभ से दिलाएंगे? शुरुआत होगी गिव सर। मी वन कब सेकंड कब प्लीज। कभी कब कब राजीव कब सर एक कब सेकंड, हिस्सेदारी दिलाएंगे? कब भागीदारी एक दिलाएंगे? सेकंड, एक सेकंड राजीव सर, प्रदीप बोलिए सर, एक बोलिए बोलिए सेकंड। बोलिए। मैं यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास उतना तो अधिकार नहीं है, मगर जो भी अधिकार है, ये अधिकार के अख्तियार के अंदर रह के मैं ये घोषणा कर सकता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर जो 1.5 करोड़ प्रजापति समाज है, जो बिजनेस में लगे हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में और उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, ये 1.5 करोड़ प्रजापति समाज के लोग ये आने वाले कुछ दिनों में ये आपको भारतीय नहीं जनता नहीं, पार्टी 1.5 करोड़ के नहीं है, 1.5 करोड़ नहीं है। आप मेरी बात सुने। 1931 में जब पॉपुलेशन हुई थी तो टॉप 10 में था प्रजापति, टॉप 10 में, टॉप 10 में सिर्फ सुनिए लगभग ना, 4% लोक आबादी है, संख्या के लगभग हिसाब से कह रहा हूँ मैं। 4% आ गई। 150 करोड़ का 4% लगाते तो 6 करोड़ आबादी है पूरे देश के अंदर, 6 करोड़। आखिर सर कब जो 6 करोड़ को न्याय सर दिलाएंगे आप? ब्रह्मापुत्र फ्लैगशिप हैं कमीशन सब, के याद रख हिसाब से कह लीजिए। रहा हूँ। नहीं, आपने आपने एक बात कही, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये कहा कि मैं भी जानता हूं मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना, मैं जानता हूं, आई हैव सम लिमिटेशंस, बट आई एफर्ट। मैं अपनी तरफ से तो एफर्ट कर सकता हूं, बट आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। एक केवल सेकंड झूठे वादे सर, करने से कोई फायदा नहीं है। भाजपा झूठों राजीव के सर, सरदार हैं, प्रदीप हमारे सर, सुनिए ना कांग्रेस मेरी के बात। प्रवक्ता राइट, थैंक यू कह रहे हैं। जेंटलमैन। आई थिंक क्योंकि दारू वाला यही साहब सुने has सुने spoken। आप ही सर, आपने भाजपा के 3 टाइम प्रवक्ता नहीं कहा, कहना मैंने है, सुन लिया। ये तो हम गूगल लोग भी बता झूठे देता आश्वासन है, देते। गूगल भी बता देता है कि अभी डालिए कि सबसे ज्यादा फेंकू प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या निकल के आता है मुझे नहीं पता, आप सर्च कर लीजिएगा। तो भाई केवल केवल यहाँ पर झूठे आश्वासन देने से काम नहीं चलता है। लिमिटेशंस मैं जानता हूँ, बट हमको अपनी तरफ से एफर्ट डालने पड़ते हैं। Right. एफर्ट तो आपको डालना चाहिए। जब आपने राजीव जी दारू और वाला कुलदीप जी साहब, के you सामने have वादा promised। किया, हमारी जनता के सामने वादा किया, आपसे मैंने कहा था कि मेरी कम से कम मेरी मीटिंग कराइए, आप नहीं मिल सकते, मेरी मीटिंग कराइए, मैं रखूंगा अपनी बात को। दारू वाला साहब, यस Lots of एग्जैक्टली, मैं expectation ये from you। यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, क्या ये 1.5-2 करोड़ या 6 करोड़ जनता जो प्रजापति समाज है, जो केवल और केवल बिजनेस के अंदर है, ये नौकरी मुलाजिमी में ये लोग नहीं मानते, ये आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे क्या बात और है। हमारे प्रजापति साहब ये आपको सांसद बने हुए दिखेंगे। क्या मैं दो बात है शब्द साहब। कह के मैं मेरे चलिए वाणी को प्रोफेसर विराम प्रोफेसर देता हूँ। प्रजापति, you जय will be हिंद, a member of जय parliament from the महाराष्ट्र, BJP। वंदे मातरम। पता नहीं प्रजापति जी कब जा रहे हो दाओ, इसका मतलब कि आप दोनों के साथ घर चल रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, भाग गए वाली और वो दारू वाला जी भाग गए गए क्योंकि भाग गए। क्योंकि ये खुद राज्यसभा नहीं जा पा रहे हैं, खुद सांसद नहीं बन पा रहे हैं, तो हमें कहां से सांसद बनवा देंगे। चलिए छोड़िए ये लेकिन एक चीज तो है, जहां तक ठीक है प्रजापति सर। समाज का प्रश्न है, शुक्रिया। सीधी बात है निजामुद्दीन रहीम साहब, Yes, sir। फैक्ट है कि कांग्रेस ने भी अन्याय किया है प्रजापति समाज के साथ, हर सरकार ने नहीं, अन्याय वो तो मैंने पहले भी कहा है हर कि सरकार ने कांग्रेस किया। ने चलिए कम से कम एक व्यक्ति को हमारे लोकसभा भेजा था। जी। पहला प्रजापति समाज का व्यक्ति डॉक्टर रत्नप्पा कुंभार, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान सभा की, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। डॉक्टर रत्नप्पा कुमार पहली बार जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वो पहली बार जो है आपके महाराष्ट्र के ही थे, पहली बार जो है कांग्रेस की तरफ से सांसद बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने भी कुमार समाज की तरफ पलट करके नहीं और अभी देखा। क्या हो रहा है, which is very मैं sad, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपने कांग्रेस के साथ अभी देखिए, आप मुझे नंबर भेजिएगा, फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिहार में थोड़ा गलत किया हमारे समाज के साथ कांग्रेस ने भी।
मुझे कहने में कोई डाउट नहीं है, जी। क्योंकि ईबीसी कह रहे थे सर, ईबीसी कह रहे थे, लेकिन ईबीसी में एक कुम्हार को टिकट नहीं दिया। दुरुस्त ये बात। गलत बात है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को करना भी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल मैं करना यहाँ चाहिए, पर मैं इससे ऐसे, सहमत हमारी दोस्ती है आपकी, अच्छी बात है, लेकिन एक दर्द जो है, क्योंकि 78 साल में आप भी एक विधायक तो बना ही सकते थे बिहार के अंदर, आपने भी एक भी विधायक नहीं बनाया। जी, दुरुस्त बात है। लेकिन एक चीज तो है कि वो जो पूरा मिट्टी के लिए जो प्रॉमिस किया गया था कि ये जमीन जो है कुम्हारों की मिट्टी के लिए वगैरह 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 हम लोग इसको अलॉट कर रहे हैं कुम्हारों के लिए, वो अभी तक हुआ नहीं है शायद, जहां तक मेरा ख्याल है उत्तर प्रदेश में। इज दैट ट्रू सर? देखिए, राजीव जी। जी, देखिए, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये सब कहने की बात है। आज भी जितने भी, देखिए, इन्होंने कहा कि जाकर के हम तालाबों से मट्टी खोद सकते हैं। वो तालाब ज्यादातर इन्होंने पट्टे पर दे रखे हैं, कश्यप समाज के लोगों के पास हैं, या या सामंतवादियों का कब्जा है उन पर। तो कौन खोद लेने देगा मिट्टी? कोई नहीं खरीदने देगा। धरातल में वास्तविकता यह है। मैं तो भाजपा के प्रवक्ताओं को कई बार कह चुका हूं, चलिए मेरे साथ एक सर्वे कर लेते हैं, एक भी गांव में जाकर के किसी कुम्हार को तालाब से मिट्टी खोदने दी जा रही हो तो मुझे बता दीजिए। मोल जरूर ले रहे होंगे उसी तालाब, जी, लेकिन दुरुस्त कहीं बात। मिट्टी नहीं खोदने दी जा रही है। दुरुस्त बात। Right, gentlemen, thank you very much. All the very best to you, and lovely to see Mr. Rahul Gandhi dive into a pond and pick up a fish from there, which is fantastic, and swim and pick up a fish. Absolutely lovely. That was really and truly lovely. और उसके पहले हमने देखा कैसे उन्होंने मोटरसाइकिल ठीक करी, कैसे वो किसी कारपेंटर के पास गए, उन्होंने साथ में उनकी भी मदद करी, कूली बनकर भी गए, इधर उधर गए, हर जगह पे। Absolutely lovely, really and truly fantastic. I hope the results in Bihar are commensurate with all the efforts that Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav are putting in. Right, gentlemen, thank you very much. Namaskar. नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। Really and truly lovely. Now, today we didn't have any fireworks between Nizamuddin Rain Sahab and Ali Darwala Sahab, so our viewers are very disappointed. We must tell them. And both were in fact agreeing with each other. I know for ये तो गड़बड़ हो गई साहब। yes. यहाँ दोनों का फिक्सिंग हो गया। ये तो मैच फिक्सिंग हो गई साहब, क्योंकि एक जमाने में हर हीरो के साथ, जैसे शम्मी कपूर साहब के सामने या देवानंद साहब के सामने प्राण साहब को रखा जाता था। अब अगर मान लीजिए हीरो और विलन के बीच में दोस्ती हो गई तो फिर फर्क क्या होगा? मतलब फिर तो फिल्म तो मतलब फ्लॉप हो गई। कहने का मतलब ये हुआ। इन एनी इवेंट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप जरा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया, अगर आपने नहीं करा है। Subscribe to Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Subscribe to Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Nation Now. Right, and from both Pradeep ji and myself and from the entire team of Nation Now, आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और एक बार फिर हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, एक बार फिर उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप 2025 जीतने के लिए पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से। Congratulations, and we're all very very proud of you. That's it. भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।